पेमेंट का पैसा नहीं दिए हुए, अभी उसका जो मशीन खरीदे बट उसका पेमेंट हम लोग आज नहीं किए, ठीक है, इसलिए गिवर का नाम हम लिख देंगे। अच्छा सर, अगर वो पेमेंट हम उसको कर देते तो, मतलब प्लांट एंड मशीनरी अगर नगद में खरीदते तो फिर उस व्यक्ति का नाम नहीं आएगा। उस गिवर कौन है? बैंक है। उस केस में, दूसरे केस में गिवर बैंक है, और पहले केस में, उधार के केस में गिवर कौन था? गणेश दत्त एंड कंपनी। आपने माल किसी को बेचा था, आपको इनकम हो गया, लेकिन अगला को लगा कि माल में कुछ प्रॉब्लम है, वो आपको सेल करके जो आपने सेल किया था वो रिटर्न कर दिया, मान लेते हैं, ठीक है। तो रिटर्न जब कर देगा तो आपका इनकम बढ़ा के घटा? ये बताइए सर। घट गया। पहले तो 5,000 का माल बेचे थे, उसमें उन्होंने 1,000 का माल रिटर्न कर दिया सर, तो 1,000 का माल जब रिटर्न किया तो आपका इनकम तो घट के 4,000 ही हो गया। तो 1,000 से इनकम जो घटा, तो घटने वाले इनकम को हम क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे, ठीक। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सीए सोमेश सिंह और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल कॉमर्स जंक्शन बाय सीए सोमेश सिंह, जिस पे बातें होती हैं कॉमर्स के ज्ञान की। आज का जो टॉपिक है जिस पे हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है रूल ऑफ जर्नल, ठीक है। जर्नल एंट्री कैसे करते हैं बुक ऑफ अकाउंट्स में। एक सामान्य आदमी ये सोचता है नॉर्मली कि एक्चुअल में बुक ऑफ अकाउंट्स में एंट्री होता कैसे है। अगर आप नॉर्मल मतलब आदमी को पूछें जो कॉमर्स के जानकारी से रिलेटेड नहीं है, कॉमर्स का जानकारी नहीं रखते हैं, अगर उस तरह के व्यक्ति से आप पूछें कि भाई रिकॉर्डिंग होता कैसे होगा, तो उनको कुछ भी पता नहीं है, क्योंकि वो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का जो उनका तरीका है, उनको लगता है कि सेल हो रहा है तो एक डायरी में लिख लेना है, एक रजिस्टर में लिख लेना है कि इस माल इतने का बिका, इस दिन इतने का माल बिका, ठीक है। परचेज होके आ रहा है तो उनको लगता है कि हम लोग क्या करेंगे, परचेज का एंट्री मतलब जो है रिकॉर्डिंग इस तरह से कर लेंगे, हाँ पर माल इतना का परचेज हुआ, इस आदमी से परचेज हुआ, ठीक है। तो एक सामान्य जो है, जो बिजनेसमैन है, एक नॉर्मल बिजनेसमैन जो है, एक छोटा सा व्यापारी जो है, वो इस तरह का ट्रांजैक्शन कर सकता है, ठीक है, इस तरह का लेखा जोखा रख सकता है। एक नॉर्मल डॉक्टर है, इंजीनियर है, या प्रोफेशनल्स है, लॉयर्स है मान लीजिए, या कोई भी व्यापारी है छोटा मोटा, तो वो इस तरह का रिकॉर्डिंग तो कर सकता है कि हाँ भाई माल इतना का परचेज किए, तो परचेज वाला रजिस्टर में लिख लेगा माल इतना का परचेज, इस डेट को, इस क्वांटिटी और इतना अमाउंट का, किससे खरीदे हैं वो भी लिख लेगा। अगर उधार खरीदा है तो जिससे उधार खरीदा है उसका नाम लिख लेगा। ये एक सामान्य सा लिखने का प्रक्रिया है, रिकॉर्डिंग का प्रक्रिया है, जो हर इंसान, हर आदमी जो भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को करता है वो भी लिख के रखता है। अपने लोग भी जब हम लोग एजुकेशन लाइफ में थे, याद कीजिए, अभी आप पढ़ रहे हैं, चीजों को जान रहे हैं, तो अभी आप अगर हॉस्टल में रहते हैं या कहीं भी आप पढ़ाई कर रहे हैं घर पे रह के, तो आपको मम्मी पापा जो भी पेमेंट कर रहे हैं, जो भी आपको पैसा दे रहे हैं, उसको आप कहीं ना कहीं लिख के रख रहे हैं, हाँ भाई इतना मिला, मंथली इतना मिला, मेरा ये डेट को इतना इतना खर्चा है, 500 रुपया गया रेंट में, मान लीजिए 1,000 रुपया गया मेरा खाने का खर्चा हुआ, ट्यूशन फी मान लीजिए 5,000 रुपया गया, या जाने आने का आपका जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है, वो आप कहीं ना कहीं लिख के रखते हैं। बट वो जो लिखने का आपका तरीका है वो आपका इंडिविजुअल लिखने का तरीका है। हर आदमी का लिखने का तरीका अलग अलग हो सकता है। आप भी वही कर रहे हैं, आप भी रिकॉर्डिंग ही कर रहे हैं और मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को ही रिकॉर्ड कर रहे हैं। और आपके जैसे जो बहुत सारे बच्चे हैं, या बहुत सारा हाउस वाइफ्स हैं, या जो प्रोफेशनल्स हैं, छोटे छोटे प्रोफेशनल्स हैं, या इवन बड़े प्रोफेशनल्स भी हैं, जो डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहा है, तो उनका जो रिकॉर्डिंग का टेक्निक है वो सब आदमी अपने तरीके से, अलग अलग तरीके से रिकॉर्ड कर रहा है। उस तरह के रिकॉर्डिंग को हम लोग जनरली सिंगल एंट्री सिस्टम रिकॉर्डिंग कहते हैं, ठीक है। उसमें क्या हो रहा है कि हम लोग कैश के ट्रांजैक्शन को लिख लेते हैं, है ना, पेमेंट किए तो लिख लिए, रिसीव किए तो लिख लिए, अगर किसी से लिए हैं और उधार हैं तो उस व्यक्ति का नाम लिख लिए, अगर किसी को हमने पैसा दिया है और उधार में, मान लीजिए अगर अपने लोग किसी को सेल किए हैं, ठीक है, और किसी को उधार में सेल किए हुए तो उस बंदे का नाम लिख लेते हैं, भैया इसको उधार में हम लोग दिए हुए हैं, ठीक है। तो वो जो रिकॉर्डिंग का टेक्निक है वो सिंगल एंट्री सिस्टम है। वहां हम लोग कुछ रूल्स फॉलो नहीं करते हैं रिकॉर्डिंग का, हर आदमी का अपना अपना लिखने का तरीका होता है। तो उस तरह का तरीका में क्या कर सकते हैं आप कि आपको एट ए टाइम अगर कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो आप बता नहीं सकते, क्योंकि आपने प्रॉपर रूल ऑफ रिकॉर्डिंग को फॉलो नहीं किया है। अब हम लोग जो करेंगे, जो एंट्री सीखने जा रहे हैं आज, या अगर आप जनरली ये जो वीडियो हम बना रहे हैं ये उन बच्चों के लिए है जो अपना 11 का क्लासेस कंप्लीट कर लिया है और 12 में भी है, इवन 12 का भी कंप्लीट कर लिया है, बट उनको जर्नल एंट्री के रूल्स में कुछ प्रॉब्लम्स है। कुछ लोगों का मेरे कमेंट्स में भी आ रहा था कि सर रूल ऑफ जर्नल एक बार समझा दीजिएगा, ठीक है, एक बार रिवीजन करा दीजिएगा, फिर जब 11 क्लास में बच्चों को आप स्पेशली बताएंगे तो वहां अच्छे से कीजिएगा। सर हम लोगों को बेसिक चीजें कुछ कुछ आ रही है, तो उसको देखते हुए हम लोग एक सोचे कि जल्दी जल्दी एक रिवीजन डाल देते हैं। जो बच्चे 11 से अभी 12 में जा रहे हैं या चले गए हैं, 12 में क्लासेस उनकी शुरू हो चुकी है, लेकिन उनको रूल ऑफ जर्नल अभी भी प्रॉब्लम कर रहा है, अभी भी रिकॉर्डिंग में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, तो उन बच्चों के लिए ये सीरीज, ये जो वीडियो है हम डाल रहे हैं, ठीक है।
इसमें हम लोग क्या करेंगे, बहुत सारे ट्रांजैक्शन को हम लोग रिकॉर्ड करके रखे हुए हैं। परचेज के ट्रांजैक्शन को डील करेंगे, सेल के करेंगे, विद जीएसटी विदाउट जीएसटी करेंगे, ठीक है, एसेट्स परचेज करेंगे, बिजनेस स्टार्ट कैसे करते हैं उसको करना है। और अगर अपने लोग सेल परचेज में भी अलग अलग तरह का करते हैं, ड्राइंग का एंट्री कैसे करेंगे, कैपिटल इंट्रोडक्शन का एंट्री कैसे करेंगे, तो बहुत सारा एंट्री का टॉपिक्स को हम लोग आज कवर करेंगे। आप बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक, आपका जर्नल एंट्री का सारा डाउट्स जो है आज क्लियर होने जा रहा है, ठीक है। तो आप रिवीजन करेंगे, जल्दी जल्दी तेजी में करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, रूल ऑफ रिकॉर्डिंग, रूल ऑफ जर्नल को, ट्रांजेक्शंस को दो तरह से रिकॉर्ड कर सकते हैं। दो अप्रोच है जनरली चलन में, ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच, ठीक है। ट्रेडिशनल अप्रोच क्या कहता है, इसमें जनरली हम लोग किसी भी अकाउंट को, जो ट्रांजैक्शन और इवेंट्स हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसमें जो अकाउंट इन्वॉल्व है उसको तीन तरीके से बांटता है ट्रेडिशनल अप्रोच में। एक अकाउंट को हम लोग पर्सनल अकाउंट बोलते हैं, दूसरे को रियल अकाउंट बोलते हैं, तीसरे को हम लोग नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं। तो पर्सनल अकाउंट में किसी भी व्यक्ति, संस्था, ऑर्गेनाइजेशन के नाम को बोला जाता है पर्सनल अकाउंट, ठीक है। तो और पर्सनल अकाउंट में तीन तरह का पर्सनल अकाउंट होता है जनरली, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो नेचुरल पर्सनल अकाउंट में क्या हो गया, राम मोहन श्याम, जो ह्यूमन बीइंग का अकाउंट है, मेल फीमेल, मैन या वुमेन, उसका जो अकाउंट है वो नेचुरल पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट हो जाएगा जो कोई ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था जो है, उस संस्था का नाम जो होता है वो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है। जैसे मान लो कोई किसी कंपनी का नाम, किसी फर्म का नाम, किसी दुकान का नाम जो भी है वो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है। वहीं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट क्या है, जब कोई नॉमिनल अकाउंट, हम आगे बताएंगे नॉमिनल अकाउंट किसको बोलते हैं, जब कोई नॉमिनल अकाउंट को कोई वर्ड के थ्रू हम रिप्रेजेंट कराते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, ठीक है, प्रीपेड सैलरी अकाउंट, या सैलरी ड्यू का अकाउंट, सैलरी इन एडवांस अकाउंट, ठीक है, या रेंट आउटस्टैंडिंग अकाउंट, या इस तरह का जो वर्ड यूज करते हैं। जैसे रेंट क्या है, एक्सपेंसेस है या इनकम है, सैलरी क्या है, इनकम है या एक्सपेंसेस है, ठीक है। आपका कमीशन क्या है, इंटरेस्ट क्या है, ये सब एक्सपेंसेस का अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। तो अगर हम उसमें कुछ प्रीफिक्स या सफिक्स यूज कर देते हैं, जैसे आउटस्टैंडिंग का, एडवांस का, प्रीपेड का, ड्यू का, इस तरह का कुछ वर्ड यूज कर देते हैं, तो वो अकाउंट मेरा बन जाता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। सैलरी ड्यूज अकाउंट, ये भी हो जाएगा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अगर आप बात करते हैं एडवांस इंटरेस्ट का, है ना, इंटरेस्ट पेड इन एडवांस अकाउंट, इंटरेस्ट पेड इन एडवांस अकाउंट, या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट, ये सब अकाउंट क्या है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट में हम लोग तीन तरह का बात बांटते हैं, नेचुरल पर्सनल, आर्टिफिशियल पर्सनल और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। तो नेचुरल पर्सनल अकाउंट या पर्सनल अकाउंट का नियम क्या है, रूल ऑफ रिकॉर्डिंग क्या है, अगर अपने ट्रांजैक्शन या इवेंट को एनालिसिस करते हैं, कोई भी घटना, ट्रांजैक्शन या इवेंट जो होता है उसको पहले देखना है इसमें कौन कौन से अकाउंट इफेक्टेड है। डबल एंट्री सिस्टम हम शुरू में बताएं कि एंट्री सिस्टम जो हम लोग करते हैं यहाँ डबल एंट्री सिस्टम करते हैं। बहुत सारे लोग सिंगल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं, जो छोटे व्यापारी हैं, प्रोफेशनल्स हैं, वो अपना सिंगल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं। हम आप जो घर में अकाउंट रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, मम्मी जो करती है वो सिंगल एंट्री सिस्टम रिकॉर्डिंग है, ठीक है। उसमें हम लोग सिंपल एक पक्ष को ही लिखते हैं, दूसरा पक्ष को नहीं लिखते हैं। लेकिन डबल एंट्री सिस्टम में क्या है, हम लोग किसी भी ट्रांजैक्शन के दोनों एस्पेक्ट को लिखते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने माल बेचा, गुड सोल्ड, ठीक है, गुड सोल्ड टू राम, राम को मैंने माल बेचा। तो दो तरीके से हो सकता है, अगर हम वर्ड यहां यूज किए हैं गुड सोल्ड टू राम, राम को माल बेचा, इट मींस कि यहां राम का नाम इंडिकेट किया हुआ है, और ये नहीं लिखा हुआ है कि कैश में बेचे कि क्रेडिट में बेचे। इट मींस कि हमने राम को क्रेडिट में माल बेचा है, ठीक है। और माल बेचा है, दो चीज हुआ, एक तो राम को बेचा है और दूसरा माल बेचा है। तो माल बेचना मतलब सेल्स हुआ, सेल्स करना मतलब इनकम हुआ। तो दो एस्पेक्ट्स इसके हुए, इनकम हुआ और राम को माल बेचा। तो राम को माल बेचा, राम को उधार में माल बेचे, तो राम आज ना कल तो राम पेमेंट करेगा। तो यहां एंट्री हम लोग को दोनों एस्पेक्ट को रिकॉर्डिंग करते हैं, और वो डबल एंट्री सिस्टम में होता है। और डबल एंट्री सिस्टम में रिकॉर्डिंग में दो अप्रोच फॉलो करते हैं, एक ट्रेडिशनल अप्रोच और एक जो है मॉडर्न अप्रोच। तो ट्रेडिशनल अप्रोच में हम लोग पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट में अकाउंट को डिवाइड करते हैं। उसमें पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर। एक्चुअली देखिए यहां क्या है ना, पर्सनल अकाउंट नाम है, किसी का नाम है, चाहे वो व्यक्ति का हो, संस्था का हो, किसी का भी नाम हो। तो डेबिट द रिसीवर, जो व्यक्ति रिसीव करेगा, जो व्यक्ति रिसीवर होगा उसका नाम हम डेबिट करेंगे। जैसे यहां माल बेचे राम को, तो राम क्या कर रहा है, माल को रिसीव कर रहा है, गुड्स को रिसीव कर रहा है, ठीक है। राम को माल हम लोग बेचे तो राम मटेरियल रिसीव कर रहा है, गुड्स रिसीव कर रहा है, या राम को हम लोग सर्विस प्रोवाइड किए, मान लो कुछ सर्विसेज दिए हैं राम को, तो राम उस सर्विसेज का रिसीवर है, उस गुड्स का रिसीवर है, ठीक है। तो ये रिसीवर को डेबिट करना है, तो यहां क्या करेंगे, डेबिट द रिसीवर। अच्छा, दूसरा चीज क्या है, क्रेडिट द गिवर, है ना, द गिवर को क्रेडिट करना है।
क्रेडिट सिंबल किसके साथ लगाएंगे? गिवर को। जैसे हम किसी से माल परचेज किए हैं, ठीक है, मिस्टर मोहन से हम लोग 5000 का माल परचेज किए हैं, मटेरियल परचेज फ्रॉम मिस्टर मोहन। अब देखिए क्या है, कौन दिया आपको माल? आपको ऑर्गेनाइजेशन में एक सबसे बड़ा कंसेप्ट क्या है, हम लोग जो एंट्री करते हैं, जो रिकॉर्डिंग एंट्री परफॉर्म कर रहे हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कर रहे हैं। हम लोग जस्ट अकाउंटेंट है मान लीजिए। ऑर्गेनाइजेशन हम शुरू में ही बताए थे आपको एंटिटी कॉन्सेप्ट में। एंटिटी कॉन्सेप्ट में क्या है, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट में बताए थे, एक ऑर्गेनाइजेशन जो उसका ऑनर है और जो उसका बिजनेस है वो बिल्कुल अलग अलग चीज है। उसमें जो बिजनेस का रिकॉर्डिंग, हम लोग को किसका रिकॉर्डिंग करना है? बिजनेस में रिकॉर्डिंग करना है। ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स कहां हो रहा है? ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो रहा है। सबसे पहला माइंड ओपन कीजिए रिकॉर्डिंग करते समय कि रिकॉर्डिंग हम कहां कर रहे हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब रिकॉर्डिंग करेंगे तो ये जो रिसीवर और गिवर है, ये ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कौन दे रहा है। मटेरियल परचेज फ्रॉम मिस्टर मोहन, मटेरियल मिस्टर मोहन से परचेज किया, तो ऑर्गेनाइजेशन को किसने दिया? माल किसने दिया? मिस्टर मोहन ने दिया। तो यहां गिवर कौन होगा? मिस्टर मोहन होगा। तो हम लोग एंट्री क्या परफॉर्म करते हैं? मिस्टर मोहन के नाम के सामने क्रेडिट वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। हम एंट्री करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर मोहन अकाउंट। अब परचेज अकाउंट क्यों डेबिट करेंगे वो हम आगे देखेंगे। यहां आप सिंपल समझिए, जो देने वाला होता है, जो आपको गिवर है, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन को कुछ देता है, हम एंट्री फिर से समझिएगा, एंट्री परफॉर्म कर रहे हैं हम ऑर्गेनाइजेशन का, एंटिटी का, जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर खरीद बिक्री हो रहा है, व्यापार का एंट्री कर रहे हैं। तो व्यापार के को जो देता है, व्यापार को देने वाला व्यक्ति को हम लोग क्रेडिट सिंबल लगाते हैं उसके सामने, ठीक है। जो व्यक्ति देगा उसको क्रेडिट सिंबल लगाएंगे उसके नाम के सामने, ठीक है। और जो व्यक्ति रिसीवर होगा, मतलब हम लोग किसी को देंगे, ऑर्गेनाइजेशन किसी को दे रहा है, ठीक है। जैसे हम किसी को माल बेचते हैं तो किसको दे रहे हैं? माल बेचना, सामान देना, सर्विसेज प्रोवाइड करना, सर्विसेज किसी को देना, सेवा किसी को देना। इसमें क्या हो, जिसको देते हैं वो रिसीव करता है, ठीक है। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमको सोचना है। तो ऑर्गेनाइजेशन मेरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। हम किसका एंट्री कर रहे हैं? तो हम एंटिटी का एंट्री करते हैं। एंटिटी मतलब नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी संस्था का नाम ही एंटिटी कहलाता है, क्लियर है। हम एंट्री सबसे पहले देखना है किसका एंट्री कर रहे हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन का एंट्री कर रहे हैं। तो यहां जो ऑर्गेनाइजेशन को देगा, ठीक है, उसका नाम के सामने क्रेडिट सिंबल यूज करेंगे। और जो ऑर्गेनाइजेशन से लेगा, डेबिट द रिसीवर, जो ऑर्गेनाइजेशन से लेगा, ठीक है, जिसको हम लोग दे रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन को जिसको दे रहा है, मतलब जो रिसीव कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन से, उसके नाम के सामने डेबिट लगाएंगे। तो हम लोग राम को माल बेचे तो राम रिसीव कर रहा है, इसलिए राम को डेबिट करेंगे। मोहन से माल खरीदे तो मोहन हमको दे रहा है, ऑर्गेनाइजेशन को, हमको मतलब ऑर्गेनाइजेशन को। किसका एंट्री हो रहा है? एंटिटी का एंट्री हो रहा है। एंटिटी के यहां एंट्री हो रहा है। एंटिटी का बुक ऑफ अकाउंट्स है। बुक ऑफ अकाउंट्स किसका है? सॉरी, ठीक है, संपत्ति, ठीक है। एंट्री किस एंटिटी के कौन है? एंटिटी है ऑर्गेनाइजेशन। और बुक ऑफ अकाउंट्स किसका है? बुक ऑफ अकाउंट्स, जिसके यहां रिकॉर्डिंग हो रहा है वो एंटिटी का बुक ऑफ अकाउंट्स है, ठीक है। तो रिसीवर द डेबिट करेंगे रिसीवर के नाम के सामने और क्रेडिट करेंगे गिवर, कौन? जो ऑर्गेनाइजेशन को दे रहा है, और कौन? जो ऑर्गेनाइजेशन से रिसीव कर रहा है। यहां एकदम वेरी क्लियर होना चाहिए चीजों का, ठीक है। अब आइए रियल अकाउंट का नियम देखते हैं। रियल अकाउंट में क्या होता है? एसेट्स के अकाउंट को रियल अकाउंट बोलते हैं। जितना भी ट्रांजेबल और इंटेंजिबल एसेट्स हैं, सबके एसेट्स को के नाम को हम लोग रियल अकाउंट बोलते हैं। एसेट्स मतलब संपत्ति। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको पता ही है, बिना संपत्ति का कोई काम होगा नहीं। बिना रिसोर्सेज जिसके बेस पे ऑर्गेनाइजेशन अपना एक्टिविटी करता है, प्लांट एंड मशीनरी होगा, ऑर्गेनाइजेशन में मशीन होते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग्स होते हैं, ऑफिस फर्नीचर्स होते हैं, ठीक है। ये सारा क्या है? संपत्ति है। गुडविल होता है ऑर्गेनाइजेशन का, ख्याति, नाम, बहुत बड़ा नाम है ना, बहुत बड़ा, किसी ऑर्गेनाइजेशन का बहुत बड़ा नाम है तो वो उसका गुडविल है। पेटेंट है, कॉपीराइट करवा के रखता है, पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, ठीक है। ये सब क्या है? एसेट्स है, संपत्तियां हैं। तो उसमें नियम क्या लगाते हैं? अगर इस एंटिटी के पास, हम रिकॉर्डिंग किसका कर रहे हैं, फिर से ध्यान सोचिए, एंटिटी के यहां एंट्री कर रहे हैं। बुक ऑफ अकाउंट्स किसका? एंटिटी का, ऑर्गेनाइजेशन का। हम लोग कौन है? अकाउंटेंट, एंट्री करने वाले लोग हैं, ठीक है। हम लोग एंट्री करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर कोई एसेट्स आ रहा है, क्या आ रहा है? कोई एसेट्स, नाम ऑफ एसेट्स, ध्यान रखिएगा, कोई एसेट्स मतलब एसेट्स का नाम। जो एसेट्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ रहा है, मतलब जो एसेट्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ रहा है उसको हम लोग डेबिट करेंगे। ऑल एसेट्स जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आएगा उसके नाम के सामने डीआर वर्ड्स यूज होगा, डेबिट वर्ड यूज होगा, ठीक है। और ऑल एसेट्स जो ऑर्गेनाइजेशन से बाहर जा रहा है, कहां हो रहा है? गोज आउट। ऑल ऑर्गेनाइजेशन से जो बाहर जा रहा है, ऑल एसेट्स जो ऑर्गेनाइजेशन से बाहर जा रहा है उसके नाम के सामने क्या लगाएंगे? क्रेडिट वर्ड यूज करेंगे। तो सिंपल सा नियम क्या बना? ऑल एसेट्स
वॉट एवर कम्स इन, है ना, एसेट्स कम्स इन शुड बी डेबिटेड एंड एसेट्स गोज आउट शुड बी क्रेडिटेड। ठीक है, जो एसेट्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ रहा है, जिस ऑर्गेनाइजेशन का हम लोग अकाउंटेंट हैं, एंट्री कर रहे हैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में, उस ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है कि उस ऑर्गेनाइजेशन में एसेट्स आ रहा है तो उस एसेट्स के नाम के सामने डेबिट का सिंबल लगाएंगे। जैसे हम लोग एक प्लांट एंड मशीनरी परचेज किए, क्या परचेज किए हैं, प्लांट एंड मशीनरी, तो प्लांट एंड मशीनरी मान लिए परचेज किए और ऑर्गेनाइजेशन में वो एसेट्स, वो संपत्ति यूज होगा, उससे अब हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे, मशीन लगाएंगे, प्लांट लगाएंगे और उससे प्रोडक्शन शुरू होगा। तो प्लांट मशीनरी जो परचेज करके लाए तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आएगा कि जाएगा, पहले ये बताइए। ऑर्गेनाइजेशन में खरीद के लाएंगे तो कहीं ना कहीं उसको ऑर्गेनाइजेशन में प्लांट एंड मशीनरी को सेटअप कराएंगे, फैक्ट्री सेटअप लगाएंगे उसका, ठीक है, और उसको हम लोग यूज करेंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई एसेट्स आ रहा है, बन रहा है, क्रिएट हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन के एसेट्स को बन रहा है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में एसेट्स आ रहा है, तो हम वहां कौन सा सिंबल लगाएंगे, डेबिट। किस में लगाएंगे, जो बेच रहा है उससे नहीं। मिस्टर, मान लीजिए एक हम लोग गणेश दत्त एंड कंपनी से हम लोग मशीनरी खरीदे, प्लांट मशीनरी किससे खरीदे, गणेश दत्त एंड कंपनी से। अब यहां ये देखिएगा, यहां रूल जो लगाइएगा, यहां देखिएगा ऑर्गेनाइजेशन में दो एस्पेक्ट को देखना है। क्या हुआ, एक तो प्लांट एंड मशीनरी आ रहा है सर, और दूसरा किससे खरीदे हैं, तो गणेश दत्त एंड कंपनी। अब देखना है क्या हम उसको पेमेंट किए हैं, तो नहीं सर अभी पेमेंट नहीं किए, उधार खरीदे हैं। तो दूसरा से क्या हुआ, गणेश दत्त एंड कंपनी को देना है, ठीक है, गणेश दत्त एंड कंपनी को देना है। तो देना है तो यहां क्या हो जाएगा, मेरा रूल क्या बन जाएगा, क्रेडिट द गिवर। कौन दिया है, कौन देगा, ठीक है, गणेश दत्त एंड कंपनी आपको माल दिया हुआ है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन गणेश दत्त एंड कंपनी क्या हो जाएगा, पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट आपको जो है एसेट्स दिया, आपको बेचा, तो डेबिट क्रेडिट द गिवर। गिवर कौन है, आपके ऑर्गेनाइजेशन को किसने दिया है, आपके ऑर्गेनाइजेशन को किसने दिया है, ये देखना है, गणेश दत्त एंड कंपनी ने दिया है, तो गणेश दत्त एंड कंपनी का नाम क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो हम एंट्री क्या करेंगे, एसेट्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि एसेट्स आ रहा है, उस एसेट्स का नाम लिखेंगे, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। अब उस स्पेसिफिक एसेट्स का भी अगर नाम है कुछ तो उस नाम से भी हम एंट्री कर सकते हैं। तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट को डेबिट करेंगे एंड क्रेडिट किसको करेंगे, द गिवर। गिवर कौन है, दिया किसने है आपको, ठीक है, दिया है आपको गणेश दत्त एंड कंपनी ने। क्यों उसका नाम लिख रहे हैं सर, क्योंकि अभी उसको माल हम लोग पेमेंट का पैसा नहीं दिए हुए, अभी उसका जो मशीन खरीदे बट उसका पेमेंट हम लोग आज नहीं किए, ठीक है, इसलिए गिवर का नाम हम लिख देंगे। अच्छा सर, अगर वो पेमेंट हम उसको कर देते तो, मतलब प्लांट एंड मशीनरी अगर नगद में खरीदते तो फिर उस व्यक्ति का नाम नहीं आएगा, उस पर्सनल अकाउंट को हिट हम नहीं कराएंगे, उसमें नाम नहीं आएगा। यहां हम लोग कैश या बैंक के थ्रू, अगर अपने लोग बैंक के थ्रू पेमेंट किए हुए हैं तो बैंक का नाम आएगा। अच्छा सर, बैंक का नाम क्या है, कौन सा अकाउंट है, बैंक का क्या एसेट्स का रियल अकाउंट है या पर्सनल अकाउंट है, भैया मेरे क्लियर कर लीजिए। बैंक का नाम होता है HDFC बैंक, PNB बैंक, ठीक है, SBI बैंक, बजाज फिनेंस बैंक, एक बैंक का नाम है आपके पास, ठीक है। तो बैंक का जितना भी ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूशन है, सबके नाम को हम लोग पर्सनल अकाउंट बोलते हैं, इसलिए वहां रिसीव गिवर कौन है, कौन पेमेंट कर रहा है आपके बिहाफ में, बैंक कर रहा है, ठीक है। आपका बैंक अकाउंट भले है लेकिन बैंक में जो आपका पैसा है वो तत्काल में मान लीजिए बैंक के पास है, तो बैंक आपका पैसा जो है पेमेंट कर रहा है किसको, तो गणेश दत्त एंड कंपनी को। तो मान लीजिए प्लांट एंड मशीनरी खरीदे और गणेश दत्त एंड कंपनी से खरीदे और उधार में कर दे, तो पहला एंट्री हो जाएगा प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू गणेश दत्त एंड कंपनी। और अगर आपने बैंक के थ्रू पेमेंट कर दिया फिर भी गिवर कौन है, बैंक है, उस केस में, दूसरे केस में गिवर बैंक है, और पहले केस में, उधार के केस में गिवर कौन था, गणेश दत्त एंड कंपनी था। क्लियर हो गया चीज। अब दूसरा चलते हैं रियल अकाउंट का नियम में। तो एसेट्स कम्स इन, जो एसेट्स आया, अच्छा कोई एसेट्स अपने बिजनेस में यूज में था, अब उसको हम बेच दिए, पेटेंट था, कॉपीराइट था, ट्रेडमार्क था, गुडविल था, या प्लांट एंड मशीनरी ही मान लीजिए बिजनेस में चल रहा था, वो पुराना हो गया, बेच दिए। तो बिजनेस से कौन जा रहा है, बिजनेस से जो जब कोई एसेट्स जाता है तो उस एसेट्स के सामने, नाम के सामने क्रेडिट सिंबल यूज लगाते हैं। तो हम बताएंगे क्रेडिट किसको करेंगे, जो एसेट्स ऑर्गेनाइजेशन से जाएगा। जैसे मान लिया अपने लोग कैश में पेमेंट करेंगे, तो कैश तो रोकड़ा है, दिख रहा है वो, ठीक है, दिख रहा है, कैश नोट है, गिन सकते हैं उसको, टेंजिबल एसेट्स है। तो जब एसेट्स जा रहा है तो उसका नाम के सामने हम लोग क्रेडिट वर्ड यूज कर देंगे, टू कैश अकाउंट, ठीक है। जनरली हम बताएंगे रिकॉर्डिंग करते समय क्रेडिट वर्ड यूज नहीं करते हैं, टू वर्ड यूज करते हैं, बट टैली वगैरह में एंट्री करेंगे तो वहां क्रेडिट और डेबिट वर्ड भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। आइए आगे, नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट का नियम क्या कहता है, नॉमिनल अकाउंट कहता है कि इनकम एंड एक्सपेंसेस के अकाउंट को हम लोग नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं। जितना भी इनकम का अकाउंट है और एक्सपेंसेस का अकाउंट है उसको हम लोग नॉमिनल अकाउंट में कैटेगराइज करते हैं, ठीक है। और नॉमिनल अकाउंट में कैटेगराइज इनकम और एक्सपेंसेस के अकाउंट को करते हैं। इसमें क्या होता है, ऑल एक्सपेंसेस, जितना भी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस है,
ठीक है, उसको हम लोग डेबिट करेंगे। क्या करेंगे? डेबिट सिंबल किस में लगाएंगे? डेबिट सिंबल ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को सामने डेबिट सिंबल लगाएंगे। जैसे सैलरी पेड, एक्सपेंसेस, कोई भी एक्सपेंसेस का नाम उठा लीजिए, वो अगर आपने पेमेंट किया हुआ है, खर्च किया हुआ है, चाहे उसका भुगतान हुआ हो या नहीं हुआ हो, ठीक है, आप उसका नाम के सामने क्या लगा देंगे? डेबिट वर्ड यूज करेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए सैलरी आउटस्टैंडिंग रह गया, सैलरी बकाया रह गया मान लीजिए, तो सैलरी अकाउंट तो डेबिट होगा, भले आपने पेमेंट नहीं किया। किसका सैलरी बकाया है? तो राम का सैलरी बकाया है, तो आप क्या लिख सकते हैं? सैलरी अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट भी कर सकते हैं, ठीक है, या सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट जो है मेरे भाई, वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट का नियम क्या कहता है? क्रेडिट द गिवर। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी कौन है? मोहन का पैसा बकाया है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट भी हम कर सकते हैं, या सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी कर सकते हैं। क्योंकि देखिए मंथ का सैलरी, एक ऑर्गेनाइजेशन में 5,000 आदमी, 10,000 आदमी, 500 आदमी काम करता है, तो सबके नाम से एंट्री लिखने का जरूरत नहीं है टैली में या रिकॉर्डिंग सिस्टम में। हम एक रिप्रेजेंटेटिव वर्ड यूज कर लेते हैं, आउटस्टैंडिंग सैलरी। जनरली आप देखेंगे मार्च का सैलरी अप्रैल में मिलता है, या फरवरी का सैलरी मार्च में मिलता है, एक महीने के बाद भी मिलता है, मतलब महीना खत्म हुआ अगले महीने मिलता है, तो रिकॉर्डिंग तो हमको मार्च में ही करना है। जैसे मार्च फाइनेंशियल ईयर जो क्लोज होगा 31 मार्च, अभी 31 मार्च 2024 क्लोज हो रहा है मान लीजिए, तो 24 का जो सैलरी का अकाउंट है, जिसका जिसका मार्च कर रहा जाएगा, वो किसका पेमेंट होगा? अप्रैल में पेमेंट होगा। तो 31 मार्च 2024 का जो बुक ऑफ अकाउंट्स बनेगा, उसमें आउटस्टैंडिंग सैलरी होगा। तो क्या करें? जितना भी इंप्लॉई है मेरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, सबका नाम से लिखें एंट्री? तो नहीं सर, तो क्या करें? तो आउटस्टैंडिंग वर्ड यूज कर देंगे, बकाया वर्ड यूज कर देंगे। क्या? बकाया सैलरी, बकाया सैलरी, ठीक है, आउटस्टैंडिंग सैलरी वर्ड यूज कर लेंगे, या सैलरी ड्यूज वर्ड यूज कर लेंगे। तो क्या है वो? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। नियम क्या होगा? सैलरी अकाउंट डेबिट। क्यों? क्या कहा? कहा कि एक्सपेंसेस और लॉसेस जितने भी होंगे सबको डेबिट करो। तो सैलरी अकाउंट डेबिट क्या करेंगे एंट्री हम लोग? सैलरी अकाउंट डेबिट। ठीक है, ध्यान से समझना है एक एक करके, एकदम ध्यान से। सैलरी अकाउंट डेबिट क्यों? हम क्या देखें कि जितना भी एक्सपेंसेस है, ठीक है, जितना भी एक्सपेंसेस है उसको हम लोग रिकॉर्डिंग करते समय डेबिट करना चाहिए। रूल ऑफ रिकॉर्डिंग जस्ट हम एक बेसिक करा रहे हैं, इसका परफॉर्मा पूरा है, कैसे रिकॉर्डिंग करते हैं वो सारा हम बताएंगे। बस सिंपली आप समझिए कि खाली हम कैसे रिकॉर्डिंग करते हैं, चीजों को कैसे लिखते हैं। ठीक है, सैलरी अकाउंट डेबिट एंड टू क्या लिखेंगे? मान ली सैलरी पेमेंट कर दिए, तो टू क्या हो गया? टू कैश अकाउंट। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। अब कैश क्या है? एसेट्स है। एसेट्स का नियम क्या हम देखें कि जा रहा है तो हम रिकॉर्डिंग कर लेंगे, उसको पेमेंट करें, क्योंकि जाने वाला एसेट्स जो भी होता है, जो एसेट्स गोज आउट होता है, जा रहा है, नियम हम लोग पढ़े थे रियल अकाउंट का कि जो एसेट्स जाएगा उसको क्रेडिट करो। तो हम लोग क्या करेंगे? सैलरी अकाउंट डेबिट एंड कैश अकाउंट क्रेडिट, यहां लिख सकते हैं आप। ठीक है, कैश अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, हम रिकॉर्डिंग नियम पढ़ाएंगे, बट अभी आप संजोग से थोड़ा सा देखिए इसको ध्यान से। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अच्छा, यही सैलरी अगर बकाया रह जाए सर, तो बकाया जैसे रहेगा मेरे भाई, तो बकाया रहना मतलब सैलरी बकाया रहना। मैंने कहा था कोई भी नॉमिनल अकाउंट का बकाया, एडवांस, ये सब वर्ड लगा रहेगा तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होगा, और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट का वहां नियम लगेगा, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो वहां क्या हो जाएगा? सैलरी अकाउंट डेबिट। मान लीजिए कोई सैलरी है और आपका बकाया रह गया, तो सैलरी अकाउंट डेबिट एंड टू, या क्रेडिट किसको करेंगे? सैलरी अकाउंट डेबिट तो कर देंगे, क्रेडिट किसको करेंगे? आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। क्या करेंगे? आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट क्रेडिट, ये हो जाएगा क्रेडिट। ठीक है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, ये क्रेडिट बन गया मेरा। क्लियर है चीज? चलिए हम आगे चढ़ते हैं अब जो है दूसरे अप्रोच की तरफ। ठीक है, इसमें भी रिकॉर्डिंग करेंगे। इसमें एसेट्स को सबसे पहले पहचानना पड़ेगा। जब कोई ट्रांजैक्शन आप देख रहे हैं, उस ट्रांजैक्शन में पहले सबसे पहले किसी भी ट्रांजैक्शन के दोनों एस्पेक्ट को पहले पकड़िए। वो कौन कौन सा अकाउंट को हिट कर रहा है, कौन कौन सा अकाउंट को इफेक्ट कर रहा है, वो सबसे पहला काम होगा ट्रांजैक्शन को रिकॉर्डिंग करने की प्रक्रिया में। पहला कदम, ट्रांजैक्शन को पहचानो कि उसमें कौन कौन से अकाउंट को इफेक्ट कर रहा है। ठीक है, चलिए ट्रांजिशनल अप्रोच से अगर फॉलो करते हैं रिकॉर्डिंग का टेक्निक, आप मान लीजिए ये अच्छा लगता है आपको, तो आप उसमें भी देखेंगे कि कौन सा अकाउंट पर्सनल है, रियल है, नॉमिनल है। अगर पर्सनल अकाउंट इफेक्ट हो रहा है तो नियम यहां ये लगेगा डेबिट क्रेडिट का, है ना, पर रिसीवर को डेबिट और क्रेडिट गिवर को क्रेडिट। अगर आपका जो है
ट्रांजैक्शन करते समय कोई एनालिसिस करते समय पता चल रहा है कि नॉमिनल अकाउंट को इफेक्टेड कर रहे हैं हम लोग, तो एक्सपेंसेस और लॉसेस को डेबिट करेंगे और इनकम और गेन्स को क्रेडिट करेंगे। ऑल इनकम एंड गेन्स शुड बी क्रेडिटेड, ठीक है। जैसे मान लीजिए अपने लोग को बैंक से इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है, तो बैंक से इंटरेस्ट मिलना क्या है, एक्सपेंसेस है? नो, बैंक से इंटरेस्ट मिलना इनकम है। तो इनकम जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ रहा है, इनकम क्या हो रहा है, ऑल इनकम एंड एक्सपेंसेस शुड बी क्रेडिटेड। जितना भी इनकम और एक्सपेंसेस ऑर्गेनाइजेशन किसके पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री देख रहे हैं, ध्यान देखिएगा, एंटिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑर्गेनाइजेशन का बुक ऑफ अकाउंट्स। अगर ऑर्गेनाइजेशन को इंटरेस्ट मिल रहा है कहीं से, डिविडेंड मिल रहा है कहीं से, कमीशन मिल रहा है कहीं से, या ब्रोकरेज मिल रहा है कहीं से, कुछ भी मिल रहा है, रॉयल्टी मिल रहा है कहीं से, तो वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए इनकम होगा और उस इनकम को हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ऑल एक्सपेंसेस शुड बी डेबिटेड एंड ऑल इनकम शुड बी क्रेडिटेड। क्लियर है नियम? अब आगे बढ़ते हैं हम लोग दूसरा तरफ, ठीक है। अब देखते हैं यहां ट्रेडिशनल अप्रोच के बाद, ठीक है, अब दूसरा जो नियम देखते हैं वो है मॉडर्न अप्रोच का, ठीक है। मॉडर्न अप्रोच में क्या है, इसमें क्या कहता है, मॉडर्न अप्रोच में कहता है कि जितना भी ट्रांजैक्शंस है, जो भी ट्रांजैक्शन और इवेंट्स हो रहा है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत, उसको आप 5 भाग में बांटिए, ठीक है। ये अप्रोच कहता है कि आपको एसेट्स में बांटिए, ठीक है। किसी भी ट्रांजैक्शन या इवेंट के इफेक्ट को 5 भाग में बांट सकते हैं, 5 भाग में उसको कैटेगराइज कर सकते हैं, 5 चीजों में उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। या तो ट्रांजैक्शन या इवेंट जो है वो क्या करेगा, किसी न किसी इस 5 चीजों में ही किसी 2 चीजों को इफेक्ट करेगा। कभी कभी ट्रांजैक्शन या इवेंट ऐसा होगा जो सिर्फ एसेट्स के ही चीजों को इफेक्ट करेगा, या कभी कभी ऐसा होगा जो सिर्फ लायबिलिटी के ही चीजों को। इसमें कौन कौन सा अकाउंट है, तो एसेट्स का अकाउंट, लायबिलिटी का अकाउंट, ठीक है। तीसरा हो जाएगा इसमें आपका जो है इनकम का अकाउंट, एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, ठीक है, कैपिटल का अकाउंट। और चौथा हो जाएगा आपका इनकम का अकाउंट, और 5वां हो जाएगा आपका एक्सपेंसेस का अकाउंट, ठीक है। ये 5 चीज जो है मॉडर्न अप्रोच में बोलता है कि जब हम लोग कैटेगराइज करेंगे, अकाउंट का हेड देखेंगे कि भैया कोई ट्रांजैक्शन हुआ, कौन तरह का अकाउंट इफेक्टेड हो रहा है, तो मॉडर्न अकाउंटेंसी में बोलता है कि हम लोग अकाउंट्स को 5 भाग में बांट सकते हैं, एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, इनकम और एक्सपेंसेस। वहां भी वही था, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट में आपने क्या देखा, एसेट्स के अकाउंट को रियल बोला, नॉमिनल में क्या देखे, इनकम और एक्सपेंसेस को नॉमिनल बोले। अब यहां बच गया कि आपका लायबिलिटी और कैपिटल। तो लायबिलिटी और कैपिटल, किससे लायबिलिटी, कहीं ना कहीं से नाम ही तो है, किसका कैपिटल, तो ओनर्स का कैपिटल। तो ये लायबिलिटी और कैपिटल जो है पर्सनल अकाउंट में आ जाएगा। और एसेट्स में भी जो है, जो टेंजिबल और इंटेंजिबल है, वो तो एसेट्स है ही, वो रियल है। और जो एसेट्स ऐसा है जिसके से हमको पेमेंट आना है, वो नाम अगर है तो वो व्यक्तिगत खाता है, वो भी यहां एसेट्स के कैटेगरी में आएगा। एसेट्स का मतलब होता है कोई भी संपत्ति, कोई भी रिसोर्सेज जो ऑर्गेनाइजेशन में यूज होता है रेवेन्यू कमाने के लिए। एसेट्स जनरली 2 तरह का होता है, करंट एसेट्स और फिक्स्ड एसेट, ठीक है। करंट एसेट्स जो कि कैश या कैश इक्विवेलेंट में कन्वर्ट हो जाता है विद इन फाइनेंशियल ईयर, जिसका कि अकाउंटिंग हम लोग करते हैं, ठीक है। और फिक्स एसेट्स जो कैश में कन्वर्ट नहीं होता है विद इन फाइनेंशियल ईयर, जो लॉन्ग टर्म में यूज करने के लिए हम लोग जनरली परचेज करते हैं, जैसे प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सर, ये सारा चीज, ठीक है। लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, कोई भी ड्यूज, कोई भी बकाया जो हम लोग को किसी को पेमेंट करना है, कोई भी ड्यूज, कोई भी आउटस्टैंडिंग जो हम लोगों को किसी को पेमेंट करना है, वो लायबिलिटी कहलाता है सिंपली, ठीक है। जल्दी जल्दी हम लोग रिकैप करा देते हैं। कैपिटल क्या मतलब होता है, कैपिटल का मतलब होता है पूंजी। पूंजी किसका, तो ओनर्स, मैंने बताया शुरू में ही इंटिटी कॉन्सेप्ट, इंटिटी कॉन्सेप्ट, ठीक है। इंटिटी में क्या होता है, ओनर अलग, ठीक है, और बिजनेस अलग है ना। बिजनेस का जो नाम है, बिजनेस नेम, वो अलग है। जैसे अगर मान लो कॉमर्स जंक्शन की बात करें, तो कॉमर्स जंक्शन सीए सोमेश सिंह अलग है और कॉमर्स जंक्शन अलग है। कॉमर्स जंक्शन के लिए जो भी एक्सपेंसेस होगा वो इस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब एक्सपेंसेस या इनकम होगा। मेरा जो पर्सनल इनकम एक्सपेंसेस है वो तो मेरा पर्सनल रिकॉर्डिंग में आएगा, ठीक है। तो यहां भी वही चीज देखना है। तो कैपिटल किसका, तो इंटिटी में किस इंटिटी का कैपिटल। लेकिन देखिए ओनर के लिए वही चीज इन्वेस्टमेंट होता है, ओनर के लिए वही चीज इन्वेस्टमेंट है। और बिजनेस नाम जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो इंटिटी है, वो इंटिटी के लिए वही चीज क्या कहलाता है, कैपिटल होता है। तो वही पैसा, वही इन्वेस्टमेंट अगर ओनर के बुक में, जैसे मेरा जो इन्वेस्टमेंट लगा है
मेरा जो इन्वेस्टमेंट लगा है कॉमर्स जंक्शन को क्रिएट करने में, मान लीजिए ये डिजिटल बोर्ड है, कैमरा है, एसी है, सारा चीज लगाने में जो मेरा खर्चा हुआ है, इन्वेस्टमेंट है, वो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, सोमेश सिंह के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा तो वो मेरा वो इन्वेस्टमेंट है, मेरा वो एसेट्स है, संपत्ति है। लेकिन वही अगर कॉमर्स जंक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा, चूंकि आप अकाउंटिंग किसका सीख रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन का सीख रहे हैं, तो कॉमर्स जंक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा तो उसके लिए वही चीज कैपिटल कहलाएगा, पूंजी कहलाएगा, और वही लायबिलिटी है। उनको कॉमर्स जंक्शन को ये सारा संपत्ति जो मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है वो लायबिलिटी के रूप में लेता है, और उसको रखने का, उसको यूज करने का उनको सिर्फ एक ऑथराइजेशन मिला हुआ रहता है कि आपको यूज करना है, और हम जब चाहें एसेट्स को, जितना भी मेरा इन्वेस्टमेंट है वो हम रिटर्न बैक कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन को बंद कर देंगे तो मेरा जितना भी मेरा इन्वेस्टमेंट जो है, मेरा सोमेश सिंह का जो इन्वेस्टमेंट है वो हम रिटर्न बैक ले सकते हैं। तो सबसे पहला चीज इन्वेस्टमेंट और कैपिटल में अंतर समझ लीजिए। जो ओनर लगाता है, तो अगर वो ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा तो ओनर के लिए वो इन्वेस्टमेंट है, वहीं अगर इंटरप्राइजेज या एंटिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा तो एंटिटी के लिए वही चीज कैपिटल है। क्लियर है चीज? कैपिटल देख लिए। इनकम क्या है? ऑर्गेनाइजेशन जिस चीज के लिए, जिस वर्क के लिए काम, मतलब मतलब क्या बोल सकते हैं, इनकमिंग के लिए वो वर्क कर रहा है, जो चीज उसको लुभा रहा है काम करने के लिए, वो उसका इनकम है। जैसे मान लीजिए अगर मेरा ऑर्गेनाइजेशन है और हम ट्रेडिंग का काम कर रहे हैं, ठीक है, खरीद बिक्री का काम करते हैं, तो खरीद बिक्री करना जो मेरा है, जो बिक्री करना है, बिक्री से हमको इनकम आता है। बैंक में मेरा पैसा जमा है, उसे इंटरेस्ट आता है। हम किसी के लिए वर्क करते हैं, वहां से कमीशन आता है, तो वो क्या होगा, मेरे लिए इनकम होगा। ऑर्गेनाइजेशन के लिए, मेरे लिए मतलब होता है यहाँ एंटिटी के लिए, एंटिटी के लिए वो इनकम है। मतलब अगर एंटिटी खरीद बिक्री का काम करता है, ट्रेडिंग का काम करता है, तो सेल ऑफ गुड्स, माल बेचने से जो इनकम है, जो रिसीविंग आया हुआ है या आने वाला है, वो उसका इनकम कहलाता है। ठीक है, इनकमिंग। अच्छा, एक्सपेंसेस क्या है? हम बताए शुरू में ही, ऑल कॉस्ट, किसी भी तरह का कॉस्ट जो इनकर्ड होता है प्रेजेंट और फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए वो एक्सपेंडिचर है, उसका वो पोर्शन जो एक्सपायर्ड हो जाता है वही एक्सपेंसेस या लॉसेस कहलाता है। ठीक है, अगर उसका बेनिफिट हम लोग ले लिए हैं तो एक्सपेंसेस है, अदर बेनिफिट नहीं ले पाए हैं तो लॉसेस हो गया, उसका बेनिफिट कभी भी नहीं मिलेगा। इससे लिंक्ड वीडियो जो है आप देख लीजिएगा, जब हम लोग डिटेल में बताए थे एक्सपेंडिचर किसको बोलते हैं। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का एक मेरा वीडियो है, उसमें देख लीजिएगा, सारा समझ में आ जाएगा एक्सपेंसेस कहते हैं किसको है। ठीक है, और ये सारा चीज जो है बेसिक डेफिनेशन जब हम लोग कराए हुए हैं तो उसका वीडियो है, एसेट्स का, लायबिलिटीज का, कैपिटल का, इनकम का और एक्सपेंसेस का। तो हम आते हैं फिर से यहाँ रूल ऑफ जर्नल, मॉडर्न अकाउंटेंसी में, मॉडर्न अप्रोच में कैसे करते हैं। एसेट्स, इसमें देखना सिंपल, ये बहुत ही इजी टेक्निक है, एकदम आसान टेक्निक है, और आज के जमाने में मैक्सिमम लोग इसी टेक्निक के बेस पे एंट्री करते हैं। जब आप टैली में एंट्री सीखेंगे तो एंट्री इसी के बेस पे होगा। ठीक है, सिंपली आप ये देखना है कि कोई भी ट्रांजैक्शन हुआ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो उससे क्या हुआ, उसका इफेक्ट क्या हुआ, तो इसमें यही इफेक्ट, ये 5 चीज में ही किसी न किसी का इफेक्टेड होगा। तो मान लीजिए अगर कोई एसेट्स है और वो इंक्रीज करता है, बढ़ जाता है, ठीक है, तो जो एसेट्स बढ़ रहा है उसके नाम के सामने हम लोग डेबिट वर्ड यूज कर देंगे। ठीक है, और जो एसेट्स घट रहा है, अगर किसी ट्रांजैक्शन का इफेक्ट ऐसा है कि एसेट्स घट रहा है आपका, ठीक है, तो जो एसेट्स घट रहा है उसके नाम के सामने हम लोग क्रेडिट वर्ड यूज करेंगे। दूसरा क्या है? लायबिलिटी। लायबिलिटी अगर मान ली किसी ट्रांजैक्शन के वजह से बढ़ रहा है, मान ली कोई ट्रांजैक्शन, जैसे मान ली हम लोग बैंक से लोन लिए, ठीक है, एचडीएफसी बैंक से लोन लिए, तो लोन लिए तो मेरा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, और दूसरा मेरा लायबिलिटी खड़ा हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों को बैंक को पेमेंट करना है उस लायबिलिटी को। तो लायबिलिटी जब बढ़ जाएगा तो हम लोग उस लायबिलिटी का नाम के सामने क्या लगा देंगे? क्रेडिट वर्ड यूज कर देंगे। ठीक है, अच्छा, अगर लायबिलिटी हम लोग पे ऑफ करते हैं, मान लीजिए कोई लायबिलिटी ऐसा जिसका कि पेमेंट कर दिए, बैंक लोन लिए हुए थे उसका मैंने भुगतान कर दिया, तो लायबिलिटी घट गया। तो लायबिलिटी अगर घट जाता है तो जो लायबिलिटी घटता है उसके नाम के सामने हम लोग डेबिट वर्ड यूज करते हैं। जैसे बैंक लोन का पेमेंट कर दिया तो बैंक लोन घट जाएगा, तो बैंक लोन अकाउंट डेबिट कर देंगे। ठीक है, और जब मैंने बैंक लोन लिया हुआ था तो लायबिलिटी मेरा बढ़ा हुआ था, तो बैंक लोन, जिस बैंक से मैंने लोन लिया था, बैंक लोन फ्रॉम एचडीएफसी बैंक, बैंक लोन फ्रॉम आईसीआईसी बैंक, बैंक लोन फ्रॉम एसबीआई बैंक, या किसी फ्रेंड से लोन लिए हुए, जैसे लोन फ्रॉम मिस्टर रमेश, मान लीजिए मेरा एक फ्रेंड है सीए रमेश, तो हम उनसे लोन लिए हुए हैं, तो हम क्या करेंगे? बैंक लोन फ्रॉम मिस्टर रमेश, मिस्टर रमेश से लोन लिए हुए हैं, तो मेरा लायबिलिटी है तो हम उसको क्रेडिट कर सकते हैं, क्योंकि लायबिलिटी जब लेते हैं, जब किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आता है वो लायबिलिटी, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो लायबिलिटी क्रिएट होता है, बढ़ता है, तो हम लोग उस लायबिलिटी को क्रेडिट कर देते हैं। क्लियर है चीज? चलिए, उसी तरह कैपिटल, कैपिटल का भी सेम ही नियम है। ठीक है, कैपिटल का नियम, जब कोई भी कैपिटल मतलब कोई भी कैपिटल का मतलब जब ओनर बिजनेस के अंदर पूंजी लगाता है तो बिजनेस
के लिए वो लायबिलिटी बढ़ जाता है, वो कैपिटल बन जाता है, ठीक है। तो जब वो कैपिटल है ओनर के लिए, वो इन्वेस्टमेंट है, तो हम एंट्री ओनर के बुक्स में कर नहीं रहे हैं, हम एंट्री किसके बुक्स में कर रहे हैं, एंटिटी के बुक्स में, एंटिटी ऑर्गेनाइजेशन का एंट्री कर रहे हैं। जैसे मेरा जॉब है मान ली किसी हॉस्पिटल में, और हम हॉस्पिटल का बुक ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं, तो हॉस्पिटल का जो ओनर है उसने जो पैसा लगाया हुआ है उसका रिकॉर्डिंग हम ओनर के बुक में नहीं कर रहे हैं, उसका रिकॉर्डिंग हम हॉस्पिटल के बुक में कर रहे हैं। तो हॉस्पिटल का बुक क्या कहलाएगा, हॉस्पिटल के बुक्स में वो क्या होगा, ओनर के द्वारा लगाया गया पैसा कैपिटल कहलाएगा, पूंजी कहलाएगा। तो पूंजी अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लगाता है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ओनर, तो हम लगाते समय, जिस समय पूंजी लगाता है, पूंजी का मतलब जो अमाउंट है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो उसके हम लोग उसको क्रेडिट करते हैं, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करेंगे जब वो बढ़ेगा। उसी तरह जब कैपिटल को विथड्रॉ कर लेता है, ठीक है, कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन से लेके चला जाता है, कुछ पार्ट ऑफ कैपिटल जो है उसको पर्सनल यूज हुआ और लेके चला गया मान लीजिए, ठीक है, विथड्रॉ कर लेता है, निकाल लेता है, तो उस केस में कैपिटल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो अगर कैपिटल घटता है तो हम लोग कैपिटल को क्रेडिट करके डेबिट करके लिखते हैं, ठीक है, उस कैपिटल के नाम के सामने डेबिट लगा देते हैं वर्ड, ठीक है। तो जब कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है तो कैपिटल बढ़ा, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैपिटल आया, इसका मतलब कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। जब ऑर्गेनाइजेशन से कैपिटल लेके गया और ओनर ने निकाल लिया कैपिटल को, तो हम लोग कैपिटल को डेबिट करेंगे, क्लियर है। अच्छा, उसी तरह इनकम का भी नियम सेम। इनकम जब बढ़ता है, मान ली हम लोग माल बेचते हैं, क्रेडिट किए, ठीक है, माल बेचे किसी को क्रेडिट किए, तो मेरा इनकम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इनकम हुआ कि नहीं, आप ही बताइए, इनकम तो होगा ही होगा। जैसे माल बेचे, कमीशन मिला मान ली कहीं से, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कमीशन मिला या इंटरेस्ट मिला या डिविडेंड मिला या इसी तरह का सिमिलर नेचर का कोई भी इनकम ऑर्गेनाइजेशन को हुआ है बिजनेस ट्रांजैक्शन के दौरान, तो क्या होगा, इनकम मिला। तो जब इनकम होगा तो इनकम बढ़ेगा। इनकम पहले 10 रुपया था, मान लीजिए अभी एक और इनकम आ गया, एक और सेल हो गया 5,000 रुपये का, तो 5,000 रुपये का इनकम बढ़ा कि नहीं बढ़ा, हाँ सर बढ़ा। तो बढ़ा, तो जो बढ़ने वाले इनकम को, जिस इनकम का नाम क्या है, सेल, इनकम का नाम क्या है, सेल, इनकम का नाम क्या है, इंटरेस्ट, इनकम का नाम क्या है, कमीशन, इनकम का नाम क्या है, डिविडेंड। तो जो भी इनकम आपको बढ़ा है उसका नाम के सामने हम लोग क्रेडिट सिंबल यूज कर देंगे जब वो बढ़ेगा। वही इनकम अगर घट जाए, मान लीजिए आपने माल किसी को बेचा था, आपको इनकम हो गया, लेकिन अगला को लगा कि माल में कुछ प्रॉब्लम है, वो आपको सेल करके जो आपने सेल किया था वो रिटर्न कर दिया मान लेते हैं, ठीक है। तो रिटर्न जब कर देगा तो आपका इनकम बढ़ा के घटा, ये बताइए सर। घट गया, पहले तो 5,000 का माल बेचे थे, उसमें उन्होंने 1,000 का माल रिटर्न कर दिया सर, तो 1,000 का माल जब रिटर्न किया तो आपका इनकम तो घट के 4,000 ही हो गया। तो 1,000 से इनकम जो घटा, तो घटने वाले इनकम को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, ठीक है। जो इनकम, कौन सा इनकम घटा, तो सेल का इनकम घटा सर, तो सेल का इनकम को क्रेडिट कर देंगे। तो सेल अकाउंट शुड बी, सॉरी, सेल के इनकम को डेबिट कर देंगे क्योंकि वो घट रहा है। तो कोई भी इनकम अगर घटेगा तो वहां सिंबल यूज होगा डेबिट, उस इनकम के नाम के सामने डेबिट वर्ड यूज होगा। अगर वही इनकम बढ़ रहा है किसी भी ट्रांजैक्शन के इफेक्ट के कारण, कोई ट्रांजैक्शन ऐसा हुआ जिसका इफेक्ट क्या हो गया कि मेरा इनकम बढ़ गया, तो इनकम जब बढ़ेगा तो हम उसको क्रेडिट सिंबल, डेबिट सिंबल, क्रेडिट सिंबल के साथ लगाएंगे, क्योंकि इनकम का अगर क्रेडिट बढ़ता है तो क्रेडिट सिंबल लगाते हैं, घटता है तो डेबिट सिंबल लगाते हैं, ठीक है। अब एक्सपेंसेस, तो एक्सपेंसेस का नियम क्या है, एक्सपेंसेस का नियम एसेट्स वाला ही चलेगा, एक्सपेंसेस का नियम एसेट्स वाला चलेगा, ठीक है। एसेट्स में क्या था, कोई भी एक्सपेंसेस, जब कोई एक्सपेंसेस होता है मतलब करते हैं, जब कोई एक्सपेंसेस होता है मतलब जब कोई एक्सपेंसेस हम लोग इनकर्ड करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है, जैसे हम लोग क्या करती है, सैलरी दे दिए, कमीशन दे दिए, माल परचेज कर लिए, डेप्रिसिएशन का खर्चा हो गया, कमीशन दे दिए, इंटरेस्ट दे दिए, ब्रोकरेज दे दिए, या इलेक्ट्रिसिटी का बिल पेमेंट कर दिए, रेंट का खर्चा कर दिए, किसी भी अन्य प्रकार के खर्चे जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है, या लॉसेस, जैसे लॉस बाय फायर, आग लग गया, लॉस बाय थेफ्ट, चोरी हो गया, ठीक है, या एम्बेजलमेंट, किसी ने घोटाला कर लिया, गड़बड़ कर लिया, उसके वजह से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लॉसेस हो गया। तो अगर लॉसेस हो गया, लॉसेस इनकर्ड हो गया ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो लॉसेस क्या हो गया, बढ़ गया, तो उस केस में लॉसेस को हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, लॉस के नाम के सामने डेबिट वर्ड यूज कराएंगे, जैसे लॉस बाय फायर, अकाउंट डेबिट, फायर के थ्रू लॉस हुआ तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, ठीक है। उसी तरह हम क्या करेंगे, अगर मान लीजिए कोई एक्सपेंसेस और है, नाम सैलरी, मान लीजिए हम लोग सैलरी पेमेंट किए, भुगतान किए सैलरी का, तो सैलरी अकाउंट डेबिट, क्योंकि सैलरी वो एक्सपेंसेस है, खर्चा है, तो खर्चा जब होगा तो डेबिट करेंगे। और अगर वही खर्चा घट जाए, जैसे कैसे घटेगा, मान लीजिए 50,000 का एक्सपेंसेस किसी को दिए, रेंट दिया 50,000 रुपया, ठीक है, तो आपने क्या किया, रेंट अकाउंट डेबिट कर लिया 50,000 से, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं यार उसको तो 40,000 ही देना था,
ठीक है, 40,000 ही देना था, तो आपने क्या किया, अब क्या करेगा वो 10,000 आपको रिटर्न कर दिया, तो आपने 50,000 का रिटर्न जो है एक्सपेंसेस रेंट का बुक किया हुआ था। अब पता चला कि नहीं रेंट तो एक्चुअल में 40,000 ही है, तो 10,000 से आपको खर्चा घटाना पड़ेगा, घटेगा। तो जब एक्सपेंसेस को घटाना है बुक ऑफ अकाउंट्स में, ट्रांजैक्शन का इफेक्ट क्या है कि एक्सपेंसेस घट रहा है ना। पता चला कि भाई 10,000 वो रिटर्न किया, किस चीज का रिटर्न किया, तो बोला एक्चुअल में 50,000 खर्चा नहीं था, 40,000 ही था, तो हम क्या करेंगे 10,000 को एक्सपेंसेस को कम करेंगे। तो जब एक्सपेंसेस को हम कम करते हैं तो उस केस में एक्सपेंसेस के नाम के सामने क्रेडिट करते हैं, लगाते हैं, किसके नाम के सामने, वो पर्टिकुलर एक्सपेंसेस जो क्रेडिट हो घट रहा है। जैसे मान लीजिए सैलरी रेंट का, तो रेंट हमने 50 किया, अब रेंट एक्चुअल में 40 ही था, तो 10 का रेंट मेरा घट गया, तो रेंट के सामने हम लगाएंगे क्रेडिट वर्ड। कौन ये एंट्री कर रहा है, फिर से ध्यान में रखिएगा, बहुत सारे बच्चे जो 11 से 12 में चले गए अभी भी हम कहते हैं उनको जर्नल एंट्री प्रॉपर तरीके से नहीं आता है, क्योंकि उनको ये समझ में नहीं आ रहा एंट्री कर कौन रहा है। मेरे भाई एंट्री अकाउंटेंट अपने लिए नहीं कर रहा है, एंट्री अकाउंटेंट को या आप एज ए स्टूडेंट एंट्री करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ एंटिटी ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कॉमर्स जंक्शन एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसका अकाउंटेंट अगर आपको हम नियुक्त कर दें, अपॉइंट कर दें, तो आप एंट्री किसका करेंगे, सोमेश सिंह का करेंगे कि कॉमर्स जंक्शन का करेंगे, ये बताइए। आप एंट्री करेंगे कॉमर्स जंक्शन का। तो सबसे पहला चीज एंटिटी कॉन्सेप्ट शुड बी मस्ट बी क्लियर होना चाहिए। तो ये नियम क्या कहता है, ये नियम सारा का सारा आपका समझ में आ गया, मॉडर्न अप्रोच में भी समझ में आ गया आपको कि यहां सर 5 भाग में अकाउंट्स को बांटते हैं, एसेट्स अकाउंट और एक्सपेंस, इसमें क्या है एसेट्स LIC, ध्यान रखिएगा इसको, LIC लायबिलिटी इनकम और कैपिटल का अगर किसी भी ट्रांजैक्शन का इफेक्ट बढ़ जाता है, ऐसा लग रहा है कि किसी भी ट्रांजैक्शन के कारण इसमें से कोई एक चीज लायबिलिटी इनकम या कैपिटल में कोई एक चीज या दो चीज या तीनों चीज व्हाटएवर जो भी हो ना ट्रांजैक्शन, ये हम एक समरी कर दिए, LIC लायबिलिटी इनकम और कैपिटल अगर किसी ट्रांजैक्शन के कारण बढ़ता है तो उसको क्रेडिट करेंगे, उस पर्टिकुलर लायबिलिटी को, उस पर्टिकुलर इनकम के नाम को, उस पर्टिकुलर कैपिटल को। ठीक है, कैपिटल जनरली वन ऑनर ही लगाता है, तो उसको कैपिटल, अगर देखिए पार्टनरशिप फॉर्म में देखेंगे तो वहां A भी कैपिटल लगाएगा, B भी लगाएगा, C भी लगाएगा, 3-4 पार्टनर है, 5 पार्टनर है, तो सबका नाम कैपिटल अकाउंट अलग अलग हो जाएगा वहां। तो वहां जिसने लगाया पैसा, जिसके कारण कैपिटल बढ़ा, तो उसका नाम लिखेंगे, जैसे रमेश ने लगाया, महेश लगाया, श्याम लगाया, जो भी लगाएगा उसके नाम के सामने लगाएंगे। तो अगर लायबिलिटी इनकम कैपिटल किसी भी ट्रांजैक्शन से बढ़ेगा तो हम क्रेडिट वर्ड यूज करेंगे उस ट्रांजैक्शन के नाम, उस लायबिलिटी के नाम के सामने, उस एक्सपेंसेस के नाम, इनकम के नाम के सामने और उस कैपिटल के नाम के सामने। ठीक है, अगर किसी ट्रांजैक्शन के कारण ये घटता है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे वहां वर्ड यूज करेंगे डेबिट सिंबल लगाएंगे। जैसे मैंने लायबिलिटी का पेमेंट कर दिया, लायबिलिटी घट जाएगा, मेरा इनकम हुआ था, अब इनकम रिटर्न बैक हो गया, घट जाएगा। मैंने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया था ऑर्गेनाइजेशन ने, ओनर ने, और वो फिर विड्रॉ कर लिया, ऑर्गेनाइजेशन से लेके चला गया कैपिटल, तो ऑर्गेनाइजेशन का पूंजी घट गया, कैपिटल घट गया। उस केस में अगर कैपिटल घटता है तो कैपिटल को डेबिट करेंगे, अगर इनकम घटता है तो डेबिट करेंगे, लायबिलिटी घटेगा डेबिट करेंगे। क्लियर है चीज? अच्छा, एसेट्स और एक्सपेंसेस, AX है ना, एसेट्स और एक्सपेंसेस का नियम क्या कहता है, अगर ये बढ़ता है तो डेबिट करेंगे और अगर यही घटता है तो क्रेडिट सिंबल यूज करेंगे। क्लियर है चीज? अगर ये कोई भी एसेट्स बढ़ेगा तो डेबिट सिंबल और यूज घटेगा तो क्रेडिट सिंबल यूज करेंगे। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं, कैसे हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं इसको। ठीक है, देखिए क्या है एक्चुअल में नॉर्मल ट्रांजैक्शंस क्या होता है, जो हम लोग बुक ऑफ अकाउंट्स जो नॉर्मली घर में मेंटेन करते हैं, स्टूडेंट जीवन में मेंटेन करते हैं, या मम्मी मेंटेन करती है या वाइफ मेंटेन करती है, ये लोगों का क्या है कि अपना रजिस्टर रखे, उसमें लिख लिए दैनिक खर्चे को। या छोटा व्यवसायी है, पान दुकान है, मान लीजिए फुचका वाला है, वो भी लिख के रखता है कि भाई ये इतना का आज माल रहा है, इतना बिका, इतना इनकम, इतना एक्सपेंसेस, वो कर रहा है सारा चीज। तो उनका रिकॉर्डिंग का टेक्निक सिंपल है, ईजी है, कोई ये ताम झाम डेबिट क्रेडिट ये सब कुछ भी नहीं है मेरे भाई। लेकिन जब अपने लोग बड़े ऑर्गेनाइजेशन का एंट्री करते हैं जहां डबल एंट्री सिस्टम फॉलो होता है, जनरली आप कोई भी का नाम उठा लीजिए जो आपके ध्यान में आ रहा है, आज के दिन में आपके दिमाग में आ रहा है, वो सब डबल एंट्री सिस्टम फॉलो कर रहा है, डुअल एंट्री सिस्टम फॉलो कर रहा है, वो ट्रांजैक्शन के दोनों पहलू को रिकॉर्ड कर रहा है। तो जब दोनों पहलू को रिकॉर्ड करेंगे तो वहां रूल ऑफ जर्नल को ध्यान में रखना पड़ेगा, नियम कानून है ना, जो हम देखे अभी मॉडर्न अप्रोच में भी और ट्रेडिशनल अप्रोच में, कि किसको कब कब डेबिट करना है, किसको कब कब क्रेडिट करना है, वो रूल है। अब उसका फॉर्मेट है, जैसे तैसे तो लिखेंगे नहीं, तो उसको एक स्पेसिफिक फॉर्मेट
फॉर्मेट में लिखेंगे, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखेंगे। हम लोग शुरू में ही पढ़े थे एसेट्स के, जब हम लोग अकाउंटेंसी का डेफिनेशन सीख रहे थे उसी में देखे थे, पिछले आप वीडियोस में देख भी लीजिएगा कनेक्टेड वीडियोस में, कि हम लोग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखते हैं ट्रांजैक्शन को, डेट वाइज लिखते हैं। अगर हम डेट वाइज नहीं लिखेंगे तो मिस कर जाएगा बहुत सारा चीजों को, ठीक है। तो ट्रांजैक्शन लिखते समय डेट कॉलम को इंपॉर्टेंट है लिखना। डेट कॉलम में हम उस चीजों को लिखते हैं, इसका एक स्पेसिफिक फॉर्मेट है, ठीक है। सबसे पहले जर्नल को लिखने का एक स्पेसिफिक फॉर्मेट है, उसी में चीजों को हम लोग लिखते हैं, ठीक है। स्पेसिफिक फॉर्मेट क्या है, वो ये स्पेसिफिक फॉर्मेट यही दिया हुआ है, आप इसको देख लीजिएगा। इसमें डेट का कॉलम रहता है, इसमें पर्टिकुलर्स का कॉलम रहता है, उसमें एलएफ का कॉलम है, लेजर फॉलियो बोलते हैं उसको। इसमें डेबिट अमाउंट, जो मैंने बताया कब डेबिट सिंबल लगाना है, कब क्रेडिट सिंबल लगाना है, तो क्रेडिट सिंबल जिसका लिखा है वो इस कॉलम में लिखाएगा। डेबिट सिंबल जिस जिस अकाउंट का लिखाया है उसका जो भी अमाउंट रहेगा वो यहां लिखाएगा। लेजर फॉलियो, एलएफ का मतलब होता है, इसको हम लोग बताए थे आपको, जर्नल के बाद कहीं ना कहीं उसको ट्रांजेक्शन को हम लोग उठा के लेके जाते हैं, कहीं दूसरे जगह रिकॉर्ड करते हैं। यहां जो ट्रांजेक्शन लिखे इसी को हम लोग पोस्टिंग कर देते हैं लेजर में। तो जिस लेजर में लिखे उसका फोलियो नंबर यहां रहता है, एलएफ, ठीक है। लेजर फोलियो नंबर, जिस लेजर में ले गए उसका जो नंबर है, पेज नंबर है, वो यहां लिख के रखेंगे। और डेट लिखेंगे जिस दिन ट्रांजैक्शन ऑकर्ड हुआ है, जिस दिन वो ट्रांजैक्शन हुआ है, कोई भी एक्सपेंसेस, इनकम, सेल, परचेज का जिसका भी, जिस दिन वो ट्रांजैक्शन हुआ है उसका डेट होगा। पर्टिकुलर जो हम लोग लिखते हैं, जो ट्रांजैक्शन अभी हम लिखने सिखाएंगे वो लिखते हैं, वो इसी जगह लिखते हैं डेबिट क्रेडिट करके। डेबिट वाले कॉलम में डेबिट अमाउंट, क्रेडिट वाले कॉलम में क्रेडिट अमाउंट। और आपको पता ही है डबल इंटरेस्ट सिस्टम हमको क्या फायदा देता है। डबल इंटरेस्ट सिस्टम हमको फायदा देता है कि मेरा डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट बराबर बराबर होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं, आपको इजी वे में फटाफट हम ट्रांजैक्शन को समझाते हैं, कितने तरह का ट्रांजैक्शन हम लोग करते हैं। फटाफट एंट्री आप सीख लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको कुछ परेशानी है तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। कुछ और एंट्रीज आपको चाहिए जो नहीं आपसे हो पा रहा है, नहीं समझ पा रहे हैं, तो वो लिखिएगा। जो हो सकता है यहां हम डिस्कस नहीं कर पाए तो कमेंट में लिखिएगा, हम उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए आइए हम लोग देखते हैं इसमें कौन कौन सा एंट्री हम लोग सॉल्व करेंगे अभी जस्ट। बिजनेस स्टार्ट का एंट्री, कैश और बैंक, कैश और बैंक के साथ बिजनेस स्टार्ट कर रहा है किसी ने, एसेट्स के साथ कर रहा है, कोई संपत्ति लगा के कर रहा है, और कभी कभी गुड्स फॉर सेल करके ला रहा है। जैसे कोई बिजनेस स्टार्ट करता है, मान लीजिए मेरा एक बिजनेस है, मैंने स्टार्ट किया, ठीक है। और बिजनेस स्टार्ट करते समय बिजनेस में एक फैन का जरूरत हुआ, एक मशीन का जरूरत हुआ, एक कार का जरूरत हुआ, एक फर्नीचर का जरूरत हुआ, और मेरे घर में वो पहले से अबेंडेंट पड़ा हुआ है, पहले से रखा हुआ है। हम क्या करेंगे, उसको लेके गए और उसको बिजनेस में यूज कर लिए। तो इस तरीके से भी हम बिजनेस में कैपिटल लगा सकते हैं। दूसरा चीज, बिजनेस में कैपिटल का जरूरत है और मेरे पास कैश बैलेंस अवेलेबल है, बैंक बैलेंस अवेलेबल है। हम कैश या बैंक लेके आ गए, बैंक का चेक काट दिए, बैंक को और जो है चेक काट के किसके नाम पे, ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे चेक काट दिए। मान लीजिए मेरा ऑर्गेनाइजेशन का नाम है कॉमर्स जंक्शन बाय सीए सोमेश सिंह, सीए सोमेश सिंह इसका ऑनर है, प्रोपराइटर है, ठीक है। और हम क्या कर दिए, इसमें पैसा लगा रहे हैं। हम क्या कर सकते हैं, कैश लगा सकते हैं, बिजनेस में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। एंटिटी कॉन्सेप्ट में मैंने पहले ही कहा था कि बिजनेसमैन जब पैसा लगाता है तो बिजनेसमैन के लिए वो इन्वेस्टमेंट है, लेकिन वो बिजनेस के लिए कैपिटल है, ठीक है। एंटिटी के लिए वो कैपिटल है, पूंजी है। तो यहां पूंजी लगा रहा है, तो सबसे पहला चीज की पूंजी जब लगाएगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो उसको क्या करेंगे हम लोग, पूंजी बढ़ा, क्रेडिट करेंगे। तो क्या करेंगे हम लोग, टू कैपिटल, टू कैपिटल अकाउंट। टू इसलिए लगाते हैं क्योंकि रिकॉर्डिंग करते समय ध्यान रखना है, क्रेडिट आइटम को रिकॉर्ड करते समय टू वर्ड का प्रयोग करते हैं और डेबिट आइटम को रिकॉर्ड करते समय कोई वर्ड यूज नहीं करते हैं। उसके बाद में हम लोग डेबिट वर्ड यूज कर देते हैं खाली, ठीक है। जिसका भी अकाउंट रहेगा उसका नाम डेबिट हो जाएगा, ठीक है। और क्रेडिट वर्ड में लिखते समय, क्रेडिट ट्रांजेक्शन को लिखते समय सिर्फ हम लोग टू वर्ड यूज करते हैं, टू कैपिटल अकाउंट हम लिखे। मान लीजिए अब क्या हो रहा है, कैश और बैंक, मैंने बिजनेस में स्टार्ट करते समय कैश लाया, ठीक है, और बैंक में पैसा, बैंक में पैसा मतलब क्या हुआ, कॉमर्स जंक्शन का एक अकाउंट ओपन किया हुआ है, उस अकाउंट पे हम लोग क्या करते हैं, चेक दे दिए। सीए सोमेश सिंह ने कॉमर्स जंक्शन के नाम पे एक चेक दे दिया, ठीक है। तो कॉमर्स जंक्शन का बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। तो दो चीज हो सकता है, अगर अपने लोग कैश लेके आए हुए हैं तो कैश अकाउंट बढ़ा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अगर सोमेश सिंह ने ऑर्गेनाइजेशन को, कॉमर्स जंक्शन को कैश दिया, उससे बिजनेस स्टार्ट किया, मेरे पास कोई एसेट्स नहीं था, कोई संपत्ति नहीं था, हमने कैश दिया ऑर्गेनाइजेशन को, कॉमर्स जंक्शन को, तो ऑर्गेनाइजेशन में, कॉमर्स जंक्शन में क्या हुआ, कैश का बैलेंस बढ़ गया, तो कैश अकाउंट डेबिट कर देंगे। अच्छा, यही अगर कैश की जगह मेरे पास कैश बैलेंस नहीं है, मान लीजिए मेरे पास बैंक में 5 लाख रुपया था, हम एक चेक काट दिए कॉमर्स जंक्शन के नाम पे, तो कॉमर्स जंक्शन
में क्या हुआ, उस चेक को भुना लिया गया उस अकाउंट पे। कॉमर्स जंक्शन का जो बैंक बैलेंस का अकाउंट है एचडीएफसी बैंक में है मान लीजिए, तो एचडीएफसी बैंक में जो मेरा अकाउंट है उसमें हम डाले 5 लाख का चेक और वो क्रेडिट हो गया, 5 लाख का बैलेंस बढ़ गया। तो अब क्या हो जाएगा, 5 लाख का बैलेंस बढ़ जाना मतलब कॉमर्स जंक्शन का बैंक अकाउंट बढ़ जाना। तो यहां हम लोग लिखेंगे क्या, आईसीआई, ठीक है, आईसीआईसी बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, आईसीआईसी बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे नहीं करेंगे। कैपिटल जो भी इंट्रोड्यूस करें, चाहे मैंने कहा कैश में इंट्रोड्यूस कराओ, बैंक में लेके आओ, कोई भी संपत्ति लेके आओ, या कोई भी सेल का वस्तु, मेरा कपड़ा का व्यवसाय है मान लीजिए, और हम अपना घर में कपड़ा पहले से रखा हुआ था, हम लोग यूज करते थे, अब उसी कपड़ा को मतलब पुराना कपड़ा बेचते हैं मान लेते हैं एग्जाम्पल, ठीक है, या ऐसा कुछ चीज का बिजनेस है मेरा जो घर में मेरा पहले से स्टॉक बहुत सारा पड़ा हुआ है, ज्वेलरी का बिजनेस है और मेरे घर में पहले से बहुत सारा ज्वेलरी पड़ा हुआ है, अब उसी ज्वेलरी का हम व्यवसाय कर रहे हैं, तो ज्वेलरी के लिए क्या हो जाएगा, वो मेरा गुड्स, ज्वेलरी बिजनेस के लिए मेरा जो ज्वेलरी है, मेरे जो घर का जो ज्वेलरी है वो बिजनेस के ज्वेलरी में क्या हो जाएगा, वो क्या कहलाएगा, गुड्स। गुड्स मतलब माल होता है, सामान होता है जिसमें कोई व्यवसाय डील करता है, जिसमें वो खरीद बिक्री का कार्य करता है, वो गुड्स कहलाता है। ट्रेडिंग आइटम है वो, जिसका खरीद बिक्री होता है, ठीक है। तो गुड्स, अगर मान लिया हमको संपत्ति लेके आए तो कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट, अगर मेरा बैंक बैलेंस लेके आए तो आईसीआईसी बैंक जिसका नाम है वो लेके आए, कोई संपत्ति लेके आए जैसे मान ली फर्नीचर लेके आए, कार लेके आए, कुछ भी लेके आए तो उसका नाम आ जाएगा, ठीक है। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, तो एसेट्स का नाम अकाउंट डेबिट, क्रेडिट क्या होगा, कैपिटल अकाउंट। अब देखिए डेबिट आइटम जो भी है उसका सबका बैलेंस डेबिट कॉलम में लिखाएगा, और क्रेडिट जो है, जो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ वो यहां लिखाएगा, ठीक है, यहां लिखाएगा, क्रेडिट वाले कॉलम में क्रेडिट अमाउंट लिखाएगा और डेबिट वाले कॉलम में डेबिट अमाउंट लिखाएगा, और ये दोनों जो है बराबर होगा। क्लियर है। तो यहां एंट्री क्या बना, बिजनेस स्टार्टेड किसके साथ, कैश के साथ, बैंक के साथ, एसेट्स के साथ, गुड्स फॉर सेल के साथ, किसी भी तरह का अन्य तरह का चीज भी अगर इसमें ऐड कर दे कोई तो कुछ भी हड़बड़ाने का बात नहीं है। यहां सिंपल देखिएगा, कैपिटल ही तो बढ़ रहा है, किसने इंट्रोड्यूस किया, ओनर ने इंट्रोड्यूस किया। तो ओनर जो भी चीज देता है बिजनेस को वो बिजनेस के लिए कैपिटल हो जाता है। तो कैपिटल अकाउंट मेरा बढ़ा क्योंकि ओनर ने दिया और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैपिटल अकाउंट का वृद्धि हो गया, बढ़ गया, तो कैपिटल अकाउंट को हम लोग क्रेडिट करेंगे और इसका जो बैलेंस होगा वो क्रेडिट वाले कॉलम में लिखाएगा। जिस रूप में दिया वो एसेट्स ही तो देगा, वो गुड्स ही तो देगा, तो जिस रूप में दिया उसका नाम हम लोग डेबिट कर देंगे क्योंकि वो बढ़ रहा है। ठीक है, रिसीव हम लोग किए, ऑर्गेनाइजेशन रिसीव किया, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो इनकमिंग भी हुआ। ऑर्गेनाइजेशन रिसीवर है तो ऑर्गेनाइजेशन अपना नाम नहीं लिखेगा, क्योंकि अपना नाम ऑर्गेनाइजेशन अपने बुक्स में नहीं लिखेगा। क्यों लिखेगा भाई, क्योंकि उसी का बुक्स है, वो अपना नाम कैसे लिखेगा। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिसीव तो हुआ लेकिन किस फॉर्म में आया, तो कैश के फॉर्म में आया। कैश बढ़ा, कैश क्या है, एसेट्स है। ठीक है, कैश क्या है, एसेट्स है। बैंक के फॉर्म में बढ़ा, बैंक क्या है, पर्सनल अकाउंट भी देख सकते हैं आप, ये भी एसेट्स है। या अगर ट्रेडिशनल अप्रोच से चलेंगे तो पर्सनल अकाउंट है। ठीक है, अगर एसेट्स अप्रोच से चलेंगे तो बैंक बैलेंस आपका एसेट्स होता है, संपत्ति होता है। तो इस केस में कैश या फर्नीचर या एसेट्स जिस रूप में है ये बढ़ रहा है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, एसेट्स का बढ़ने का नियम लगाएंगे। कैश अकाउंट डेबिट, आईसीआईसी बैंक अकाउंट डेबिट, गुड्स फॉर सेल अकाउंट। यहां अगर मान लो ऐसा गुड्स लेके आ रहा है जो बेचने में मेरा मदद करेगा तो हम यहां एंट्री क्या करेंगे, यहां हम कर देंगे कैश बैंक कुछ ना होके गुड्स फॉर सेल अकाउंट, गुड्स फॉर सेल अकाउंट डेबिट। ठीक है, गुड्स फॉर सेल अकाउंट डेबिट कर देंगे। ठीक है, चलिए ये एंट्री हो गया। दूसरा हम आगे बढ़ते हैं नरेशन के बारे में। तो नरेशन क्या होता है ना, जो हम बताते हैं, जो ट्रांजैक्शन अपने पर्टिकुलर कॉलम में लिखते हैं ना, जो ट्रांजैक्शन अपने पर्टिकुलर कॉलम में लिखते हैं डेट के साथ, ठीक है, उसके नीचे एक हम लोग नरेशन लिखते हैं। नरेशन मतलब क्या हुआ, किसके साथ हुआ, उस ट्रांजैक्शन में क्या क्या हुआ। ठीक है, हम तो लिखेंगे, जैसे कोई भी नरेशन लिखने के पहले ना हम लोग लगाते हैं बीइंग करके, बीइंग गुड्स, और जैसे बीइंग बिजनेस स्टार्टेड फॉर कैश ऐसा करके। ठीक है, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, रुपीज जो भी है अपना ये कर लिए। या बिजनेस स्टार्टेड विथ जो है बैंक बैलेंस। ठीक है, बैंक, ठीक है, बिजनेस स्टार्टेड विथ बैंक, या बिजनेस स्टार्टेड विथ फर्नीचर, या बिजनेस स्टार्टेड विथ गुड्स फॉर सेल, व्हाटएवर। तो ये एक नरेशन है। मतलब नरेशन का मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म में उसी ट्रांजैक्शन में जो घटनाएं हैं, जो ट्रांजैक्शन हुआ है उसी को शॉर्ट फॉर्म में अपनी भाषा में लिख लेना रहता है, ताकि बाद में कभी आइडेंटिफिकेशन हो ना तो ये पता चल जाए ये ट्रांजैक्शन किस लिए हुआ था। ठीक है, ये रिकॉर्डिंग मैंने एंट्री किया है, ये किस वजह से हुआ, ट्रांजैक्शन क्या था, तो उस ट्रांजैक्शन का जो समरी फॉर्म है वो नरेशन में हम लोग लिख लेते हैं।
नरेशन का मतलब भी आपको पता है, नरेट करना मतलब होता है समराइज करना, चीजों को सारांश को लिख देना। तो जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है उसको सारांश रूप में, छोटा रूप में, समरी फॉर्म में उसको लिख लेते हैं, ठीक है। जैसे बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद बैंक रुपये जितना, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद फर्नीचर रुपये जितना, ताकि ये पता चले कि ये जो पर्टिकुलर एंट्री हुआ है, जर्नल एंट्री, ये किसके वजह से हुआ, कौन सा ट्रांजैक्शन था जिसका कि ये इफेक्ट है, ठीक है। चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं, ज्यादा समय नहीं लेंगे आपका, फटाफट करते हैं। अब देखिए क्या है, परचेज अकाउंट है, परचेज का एंट्री क्या करते हैं, ठीक है। परचेज है, या तो परचेज कैश में होगा या परचेज क्रेडिट में होगा, ठीक है। और परचेज रिटर्न का देखेंगे हम लोग क्या है, परचेज कंसिडरेशन अदर देन कैश और बैंक। कभी कभी क्या होता है, परचेज कंसिडरेशन किसको बोलते हैं वो हम बताएंगे जस्ट अभी। मान लीजिए परचेज अपने किए, माल परचेज किए, तो क्या इफेक्ट होगा, सिंपल समझिए। माल परचेज किए तो क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर परचेज करना मतलब माल खरीद के लाना होता है, ठीक है। माल खरीद के लाना है, उसको खरीद के लाते हैं बेचने के लिए, ठीक है। तो माल जब खरीद के लाते हैं तो ये मान के चलते हैं कि वो माल मेरा बिक जाएगा, ठीक है। तो एंट्री करते समय अपने ये सोचते हैं कि वो मेरा एक्सपेंसेस हो गया, भले उस एक्सपेंसेस का पूरा पोर्शन, माल का वो पूरा पोर्शन आप साल के अंत तक नहीं बेच पाइएगा, क्योंकि माल आपने परचेज किया है तो बेचने के लिए किया हुआ है, ये कंप्लीट सत्य है। लेकिन हो सकता है माल खरीद के तो लाए, लेकिन लास्ट में पता चला कि सारा माल नहीं बिक पाया, तो हम बताएंगे बचा हुआ माल को कैसे परचेज से एडजस्ट करते हैं। लेकिन जिस समय पहली बार अपने परचेज करते हैं, परचेज करके लाते हैं, उस समय ये मान के चलते हैं कि मेरा सारा का सारा खर्चा हो जाएगा। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट में आप याद रखिएगा, हम शुरू में ही बताए थे, कंजर्वेटिज्म अप्रोच। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता क्या है, कहता है ऑल एक्सपेंसेस जो आपको प्रोबेबल लगता है वो रिकॉर्ड कर लो। तो जैसे माल खरीद के लाते हैं उसमें क्या सोचते होंगे अपने कि सब नहीं बिकेगा या इतना माल बच जाएगा। जितना माल अपने परचेज करके लाते हैं हम लोग ये सोचते हैं कि मेरा सारा का सारा माल बिक जाएगा। तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम लोग सारा का सारा एक्सपेंसेस बुक कर लेते हैं। डेट लिखते हैं, जिस दिन माल खरीदे उस दिन डेट लिखेंगे। जहां माल खरीदे तो एक्सपेंसेस मान रहे हैं, तो सिंपल सा चीज है। तो परचेज अकाउंट हम बताए थे कि नाम जो है ना, जितना भी एक्सपेंसेस होगा उसका खर्चा का नाम हम लिख देंगे डेबिट। किसी भी प्रकार का खर्चा लिख लीजिए जो आपको लगता है ये हुआ, ठीक है, हो गया, तो उसको आप डेबिट कर दीजिए। तो यहाँ क्या खर्चा का नाम क्या है, परचेज, खर्चा, खरीदे, माल खरीदना एक खर्च है, ठीक है, उसको बेचने के लिए कर देंगे, ठीक है। तो परचेज अकाउंट डेबिट। अब यहाँ अमाउंट जो डेबिट का है वो डेबिट कॉलम में लिख देंगे। अब क्या है, किसमें खरीदे, दो चीज है। अगर अपने नगद में खरीदे हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि नहीं कैश में खरीदे हैं, ठीक है, तो कैश में अगर खरीदिएगा तो पेमेंट कीजिएगा, नगद में कैश में दीजिए या चेक काट के दीजिए या अकाउंट से ट्रांसफर कीजिए या वॉट एवर द टेक्निक्स, ठीक है। तो अगर आप कैश या बैंक, अगर नगद में खरीदे हैं तो कैश या बैंक के थ्रू आप एंट्री करेंगे। तो इसको क्या करेंगे, टू किस मतलब है क्या कि हम क्रेडिट कर रहे हैं इसको, किसको, कैश या बैंक, क्योंकि जब किसी को पेमेंट करिएगा तो आपका बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा, घट जाएगा कि नहीं घटेगा, आपका क्या होगा, बैंक बैलेंस घटेगा। आपके पास ड्रॉवर में, गुल्लक में पैसा पड़ा हुआ था, ड्रॉवर में पैसा पड़ा हुआ था, आप उसने उठा के ऑर्गेनाइजेशन से किसी को भुगतान कर दिया, जिससे माल परचेज किया उसको 5 लाख रुपया भेज दिए, तो पैसा घटेगा, एसेट्स घटेगा। तो एसेट्स घटेगा मतलब क्या हुआ आपको पता ही है, एसेट्स घटता है। यहां सिंपल सा नियम है एसेट्स और एक्सपेंसेस का नियम कि अगर ये बढ़ेगा तो डेबिट और अगर ये घटेगा तो क्रेडिट। एलआईसी का नियम क्या कहता है, अगर ये बढ़ेगा तो क्रेडिट और घटेगा तो डेबिट। ये नियम आप ऊपर में ही लिख के रख लीजिए। अब यहां क्या हो रहा है, एसेट्स घट रहा है तो घटने वाला कॉलम यहां नहीं होगा, ठीक है, यहां हम लोग लिखेंगे क्रेडिट वाले कॉलम में, क्लियर है। और एक नरेशन भी पुट कर देंगे, क्या नरेशन लिखेंगे, यहां क्या हुआ बताइए, यहां हुआ बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश, सिंपल, बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश, माल खरीदा गया कैश में। अच्छा, अब यहां क्या हुआ, नहीं सर कैश में नहीं खरीदा गया था माल, ठीक है, कैश में नहीं है सर, उधार में खरीदे हैं, उधार में माल खरीदे, तो क्या लिख दीजिएगा यहां, टू क्रेडिट, उधार, उधार माल लिख दिएगा, टू क्रेडिट। उधार मतलब क्या होता है, क्रेडिट होता है, क्रेडिट मतलब उधार होता है, ठीक है, उधार पे माल खरीदे, टू क्रेडिट नहीं पता चलेगा, टू क्रेडिट पता चला किससे, इसीलिए तो बुक ऑफ अकाउंट्स लिखते हैं मेरे भाई। बुक ऑफ अकाउंट लिखने का मतलब क्या हुआ, कभी भी रैंडमली भी हम जान सकते हैं किसको कितना देना है, किससे कितना लेना है। ये बुक ऑफ अकाउंट्स अगर प्रॉपर तरीके से डबल एंट्री सिस्टम के हिसाब से आप मेंटेन करते हैं तो कभी भी आपको ये चीज का आंसर मिल जाएगा। व्यापारी को, जो बिजनेसमैन है, सोमेश सिंह है, उसको कभी भी कॉमर्स जंक्शन में कौन सा ट्रांजेक्शन हुआ, क्या इफेक्ट है, क्या लायबिलिटी है, वो तुरंत पता चल जाता है। अगर बुक ऑफ अकाउंट्स नहीं मेंटेन करेंगे तो हमको पता नहीं चल पाएगा। यही तो कॉमर्स का यूज है, यही तो अकाउंटिंग का यूज है। बड़ा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है, हजारों लाखों करोड़ का ट्रांजैक्शन कर रहा है, 1 सेकंड में इंफॉर्मेशन प्राप्त हो जाएगा कि आज के डेट में मेरा कितना लायबिलिटी है। फटाक से एक एंट्री पास देखिए, क्लिक कीजिए, आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन में कितना आज के डेट में बैंक लोन पड़ा हुआ है, कितना आज के डेट में मेरे पास किसी को हमने दिया हुआ है, कितना आज हमको किसी से मिलना है या हमको किसी को देना है, ये सारा इंफॉर्मेशन
फ्रैक्शन, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, 1 सेकंड में अवेलेबल हो सकता है। ये सारा जादू अकाउंटिंग का है, ठीक है। बड़ा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है, करोड़ हजारों करोड़ का ट्रांजैक्शन कर रहा है, ये सब अकाउंटिंग के थ्रू ही पॉसिबल हो पाता है, ठीक है। आइए, तो हम यहां क्या करेंगे, क्रेडिट नहीं लिखेंगे, हम नाम करेंगे जिससे हमने परचेज किया। अगर वो हमको उधार दिया है तो गिवर है, वो गिवर देने वाला, ठीक है, या लायबिलिटी है मेरे लिए, हम उसको भुगतान करेंगे। दोनों एस्पेक्ट से आप देख सकते हैं, मॉडर्न भी और ट्रेडिशनल भी। तो ट्रेडिशनल में गिवर कौन है, जिससे मैंने माल उधार खरीदा। मान लीजिए गणेश दत्त एंड कंपनी मेरा क्रेडिटर है, जिसने माल हमको दिया, हम उसको भुगतान करेंगे। लायबिलिटी भी है, हम उसको भुगतान करेंगे। तो यहां क्या करेंगे, लायबिलिटी बढ़ जाएगा, और लायबिलिटी जब बढ़ता है तो आपको भी पता है हम लोग क्रेडिट करते हैं। तो यहां क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा, नेम, नेम ऑफ लायबिलिटी, ठीक है। तो यहां का नाम है उसका, नेम ऑफ लायबिलिटी का नाम किससे खरीदे हुए हैं, लायबिलिटी है मेसर्स गणेश दत्त एंड कंपनी। तो यहां नाम क्या हो जाएगा, मेसर्स गणेश दत्त एंड कंपनी का नाम आ जाएगा। क्लियर है चीज की नहीं। आइए, अच्छा एक चीज और इसमें है, अब कह रहा है कि नहीं भैया, कंसिडरेशन जो है ना, कंसिडरेशन अदर देन कैश एंड बैंक है। कंसिडरेशन क्या है, अदर देन कैश एंड बैंक। ना हम क्रेडिट में खरीदे हैं और ना ही हम भुगतान कर रहे हैं कैश या बैंक में। माल खरीदे हैं, उसके बदले अपना कुछ माल उसको बेच दिए हैं, ये भी पॉसिबल है। जैसे जिससे हम माल खरीदे हैं वो मान लीजिए फर्नीचर में डील करता है, जिससे हम माल खरीदे वो फर्नीचर में डील करता है, और मेरा व्यवसाय जो है मान लीजिए कपड़े का है, ठीक है, और उसके फर्नीचर के दुकान में यूनिफॉर्म का जरूरत है मान लीजिए, तो हम लोग उसको यूनिफॉर्म देंगे, तो मेरा एक तरह से सेल हो जाएगा। और हमने उससे क्या खरीदा है, फर्नीचर खरीदा है, तो या हम जो खरीद रहे हैं यूनिफॉर्म, कपड़ा खरीद रहे हैं। मान लिए जो बेचने वाला है वो कपड़ा बेच रहा है, ठीक है, रॉ मटेरियल कपड़ा है, हमने कपड़ा खरीद के लाया, रॉ मटेरियल खरीद के लाया, तो हम परचेज अकाउंट कर देंगे, रॉ मटेरियल डेबिट, ठीक है, परचेज अकाउंट डेबिट। एंड टू क्या करेंगे, जिससे माल हम खरीदे हैं उसको हम पेमेंट नहीं कर रहे हैं, ना कैश में देंगे, ना बैंक देंगे, और ना ही वो उधार है। हम उसको बोले कि मेरे पास बना बनाया यूनिफॉर्म है, वो लेके जाइए और आपके इंप्लॉय लोगों को दे दीजिए। मतलब मेरे लिए वो सेल होगा कि नहीं होगा, आप बताइए। कंसिडरेशन अदर देन कैश एंड बैंक, कहीं नहीं मिलेगा, ये किसी भी बुक्स में नहीं एंट्री है, लेकिन इट इज पॉसिबल, ये भी पॉसिबल है। हम माल तो खरीद रहे हैं सर, लेकिन कैश में पेमेंट नहीं कर रहे हैं, बैंक में नहीं दे रहे हैं, और उधार भी नहीं है मेरा, हम भुगतान कर दिए हैं उसका, कैश में नहीं, बैंक में नहीं, उधार भी नहीं। क्या दिए, तो मेरे पास जो मटेरियल था जिसमें हम डील करते हैं वो उसको सेल कर दिए, ठीक है, वही उसका पीसी हो गया, परचेज कंसिडरेशन हो गया। तो उस केस में क्या एंट्री करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। एक ही एंट्री से, आज तक कोई नहीं देखा होगा इस एंट्री को, कोई नहीं देखा, इट इज पॉसिबल, ये कंप्लीटली पॉसिबल है। सेल हम क्या करेंगे, परचेज हम किए मान लीजिए जो है उस वैल्यू पे, ठीक है, 1 लाख का माल परचेज किए, ठीक है, और 1 लाख का ही माल हम सेल कर दिए। कंसिडरेशन के रूप में हम उसको अपने पास जो गुड्स था, जो माल था जिसमें हम डील करते हैं, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन किया हुआ माल हम बेचते हैं। मेरा मार्केट वैल्यू क्या है पता नहीं, हो सकता है हम 10% डिस्काउंट पे उसको दे दिए, 10% ट्रेड डिस्काउंट पे उसको दे दिए, तो मेरा वैल्यू जो है 1 लाख का माल का उसको दे दिए, परचेज कंसिडरेशन सेटल हो गया। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा इस चीज को, ठीक है, कहीं नहीं मिलेगा ये एंट्री, ठीक है। परचेज अकाउंट डेबिट टू सेल, क्यों, क्योंकि परचेज कंसिडरेशन किस फॉर्म में दे रहे हैं, परचेज कंसिडरेशन मेरा गुड्स के फॉर्म में जा रहा है। हम जिसमें डील कर रहे हैं, मेरा व्यवसाय जिसमें डील कर रहा है, जिस ऑर्गेनाइजेशन का हम एंट्री कर रहे हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन का जिसमें डील करता है वही उसको पीसी के रूप में पेमेंट कर दे रहा है, ठीक है। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट ये हो जाएगा। तो परचेज का सारा एंट्री हम समझ में आ गया। अब इसमें क्या है, परचेज रिटर्न का एंट्री देख लीजिए, ठीक है। परचेज रिटर्न में क्या है, माल खरीद के लाए और आप अगला रिटर्न कर दिया, सिंपल है, माल खरीद के लाए आप और जिससे खरीदे थे हम उसको रिटर्न कर दिए, ऑर्गेनाइजेशन उसको रिटर्न कर दिया, माल अच्छा नहीं था, क्वालिटी नहीं था, रिटर्न कर दिए। अब हम क्या देखेंगे, यहां परचेज किए थे तो एक्सपेंसेस बुक किए थे, तो अब क्या होगा, परचेज किए और एक्सपेंसेस किए, अब जब वो रिटर्न कर देगा तो एक्सपेंसेस घट जाएगा। तो क्या कर देंगे, एक्सपेंसेस का नाम क्या था, जब बुक किए थे वो एक्सपेंसेस का नाम क्या था, परचेज अकाउंट। तो अब क्या हो जाएगा, वो परचेज अकाउंट क्रेडिट होगा कि नहीं होगा, बताइए। टू परचेज अकाउंट क्रेडिट होगा कि नहीं होगा, क्योंकि परचेज एक्सपेंसेस है, और हम जानते हैं कि एक्सपेंसेस अगर मेरा घटता है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं, क्लियर है। एक्सपेंसेस घट गया, क्रेडिट, यहां लिखाएगा क्रेडिट वाले कॉलम में एक्स परचेज अकाउंट, जितने अमाउंट का रिटर्न हुआ। अच्छा क्या हुआ, क्या हुआ, अब दूसरा क्या है, परचेज रिटर्न अकाउंट। परचेज रिटर्न अकाउंट क्यों डेबिट करेंगे, परचेज रिटर्न क्या है, एक्सपेंसेस मेरा क्या हुआ, घटा,
एक्सपेंसेस घट गया। दूसरा चीज क्या बढ़ा, हम परचेज रिटर्न को डेबिट क्यों करते हैं? परचेज रिटर्न एक तरह का जो है टेम्पररी अकाउंट है। परचेज रिटर्न क्या है? एक टेम्पररी अकाउंट है। ये मान के चलते हैं कि वो परचेज एक्सपेंसेस जो हम लोग बुक किए थे वो घटाया उसको, ठीक है। तो हम यहां क्या करेंगे, परचेज रिटर्न का इनकम, परचेज रिटर्न में क्या हुआ, हम ये देखेंगे कि मेरा इनकम जो था पहले जिसके बेस पे हम उसको बेचते, ठीक है, वो मेरा क्या हो जा रहा है, घट जा रहा है, ठीक है। तो हम यहां परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट कर देंगे। परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट क्या एंट्री करेंगे, परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट, ठीक है। डेबिट का नाम हो जाएगा परचेज रिटर्न अकाउंट, ठीक है। एक अकाउंट परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट, तो इस डेबिट वाले कॉलम में एंट्री हम बुक कर लेंगे, परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। क्लियर है चीज? चल अच्छा, अब अगर अपने क्या है, उधार में परचेज किए हुए थे, ठीक है, उधार में परचेज किए हुए हैं, तो उस केस में परचेज रिटर्न आपको एंट्री करने का जरूरत नहीं है। जिससे उधार में खरीदे थे उसका नाम लिख दीजिए। मेसर्स गणेश दत्त एंड कंपनी से मान लीजिए आपने माल उधार रखा हुआ था, तो अब क्या होगा, लायबिलिटी मान लीजिए 1 लाख का माल आपने खरीदा था, उसमें 20,000 का माल आप रिटर्न कर दिए, तो अल्टीमेटली लायबिलिटी कितना बच गया, 80,000 का बचा। तो 20,000 से गणेश दत्त एंड कंपनी को डेबिट कर दीजिए, क्योंकि लायबिलिटी घट गया, और आपको पता है लायबिलिटी घटता है तो हम लोग क्या करते हैं, डेबिट। LIC लायबिलिटी, इनकम और कैपिटल अगर ये घट जाए तो हम लोग डेबिट करते हैं। क्लियर है चीज? चलिए यहां क्या हो जाएगा, नेम ऑफ पार्टी जो घटा, ठीक है, नेम ऑफ पार्टी जो घटा, मेसर्स गणेश दत्त एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ये परचेज रिटर्न का केसेस में होगा। अगर अपने लोग कैश में परचेज किए हुए थे, ठीक है, कैश में परचेज किए हुए थे, तो जिसको माल हम जनरली क्या होता है, आप ध्यान में रखिएगा, परचेज रिटर्न हम क्या करते हैं, परचेज रिटर्न किस पार्टी से होता है, क्रेडिट वाले पार्टी से, जिससे हम लोग खरीद में माल उधार में खरीद के लाते हैं ना, उसी को माल हम लोग रिटर्न करते हैं। जनरल केसेस में ये होता है, कभी कभार के केसेस में कैश परचेज रिटर्न होता है, वो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ रहेगा, तब आप ऐसा एंट्री कीजिएगा। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में लिखा हुआ कि मैंने कैश परचेज किया और माल में कुछ गड़बड़ हुआ, एज पर टर्म एंड कंडीशन मैंने रिटर्न कर दिया उसको, तो उस केस में क्या हो जाएगा, आपके पास कैश बैलेंस आ गया कि नहीं। अगर मान लिया आपने भुगतान कर दिया था तो कैश बैलेंस आ जाएगा, आपके पास कैश आ जाएगा, या अगला चेक के थ्रू पेमेंट आपको रिटर्न कर दिया तो बैंक अकाउंट बढ़ जाएगा, उसमें कोई बड़ा बात नहीं है, ठीक है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट का एंट्री कर लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, तो हम लोग जो रूल ऑफ रिकॉर्डिंग देखे हैं, जर्नल एंट्री का रूल ऑफ देख रहे हैं, उसमें परचेज का ट्रांजैक्शन हम लोग देख लिए, कैश, क्रेडिट, परचेज, परचेज कंसीडरेशन अदर देन कैश। अब हम देखेंगे परचेज रिटर्न का एंट्री, ठीक है। परचेज अगर रिटर्न माल खरीद के लाए और अच्छा नहीं लगा माल, ठीक है, उधार में खरीदे, समझ में नहीं आया, माल क्वालिटी अच्छा नहीं था, तो रिटर्न कर देंगे। जनरल सर्कमस्टांसेस में ऐसा होता है, ठीक है। तो ये परचेज रिटर्न का जो एंट्री है हम लोग नेक्स्ट वीडियोस पार्ट 2 देखते हैं, उसमें करेंगे, ठीक है। क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जा रही है तो आपको देखने में परेशानी है, तो इसलिए हम सेकंड पार्ट जो है इसमें देखेंगे। तो सेकंड पार्ट में क्या क्या एंट्री हम कराएंगे आपको, क्योंकि वहां तो रूल ऑफ जर्नल सीखना नहीं है, सीख गए हैं आप। सेकंड एंट्री में सिर्फ सेकंड पार्ट जो बनेगा मेरा, वहां ये देखना है कि कैसे हम एंट्रीज को, कौन कौन सा एंट्री मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, उसको सॉल्व करने के लिए हम आपको सिखाएंगे जस्ट। तो इसमें देख लेते हैं, परचेज का एंट्री है, सेल का एंट्री करेंगे हम लोग, कैश में, क्रेडिट में, सेल रिटर्न का एंट्री, सेल कंसिडरेशन, कभी कभी सेल कंसिडरेशन परचेज कंसिडरेशन के जैसा नहीं मिलता है कैश में, ठीक है, और आपको गुड्स ही मिल जाता है, तो उस केस में कैसे एंट्री करते हैं, कैश और बैंक में सेल कंसिडरेशन अगर नहीं मिलता है तो कैसे एंट्री करेंगे। दूसरा केसेस में क्या है, अगर हम पेमेंट या पेमेंट फुल सेटलमेंट में करते हैं, ठीक है, पेमेंट किए, पार्टी जिससे माल अपने परचेज किए थे उसको हम लोग पेमेंट करेंगे, और पेमेंट अगर फुल सेटलमेंट में करते हैं और कुछ डिस्काउंट वगैरह मिल जाता है तो वो देखेंगे, कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट का हम लोग एंट्री देखेंगे। दूसरा हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसमें देखेंगे स्पेशल ट्रांजैक्शंस जो गुड्स से रिलेटेड है। जैसे गुड्स में क्या होता है, गुड्स हम लोग विड्रॉ कर लेंगे, चैरिटी देंगे, ये सारा एंट्री अपने लोग अगले ट्रांजैक्शन में देखेंगे, ठीक है। अगले जो मेरा रिकॉर्डिंग होगा, अगला वीडियो जो होगा उसमें देखेंगे। बैंकिंग ट्रांजैक्शंस में पेमेंट विद BD, बैंक से पेमेंट जा रहा है, बैंक ड्राफ्ट के थ्रू, DD के थ्रू, ये देखेंगे। डिस्काउंटिंग ऑफ BR वगैरह हम लोग देखेंगे आगे, ठीक है। और लोन टेकन, रिपेमेंट ऑफ लोन विद इंटरेस्ट, ये हम देखेंगे। और जो है नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग देखते हैं एक्सपेंसेस पेड, एडवांस एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, और भी इंट्रीज है मेरा। इनकम का रिसीव करेंगे, एडवांस इनकम रिसीव होगा, इनकम नॉट रिसीव, अगर इनकम मेरा हो गया है और अभी तक रिसीव नहीं किए हैं तो उसको रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे, ये हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, ठीक है। तो बने रहिएगा, नेक्स्ट पार्ट जो है जस्ट आपको हम जस्ट सेकंड वीडियोस जो भी हम बना रहे हैं अभी आपको वो उससे भी इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।